body is a self healing mechanism, please understand. इंडिया की या वर्ल्ड का अगर देखें तो 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक दवाइयों का यूज करते हैं। जैसे ये आजकल बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बहुत कड़वी, बहुत तीखी लगेगी। भारत में चिकित्सा का व्यापार करना पाप माना गया। मेरा अस्थमा आलस की वजह से तो नहीं है। मतलब आयुर्वेद इज अ लग्जरी विच नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड, ये भी हमारा मानना है। कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाता है ऐसा हो हमारा जाता है मन। हमारा। यद देश से यो जंतु तस्मात् देश से औषधम, जिस देश का जंतु है उसी देश के औषध से आप ठीक होंगे। इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे श्रीलंका में, तब हाँ। दवाई उनकी हिमालय से मंगवाई थी। क्योंकि वो थे अयोध्या के। थे अयोध्या के। बिल्कुल, बीमार रहना पाप है। ईश्वर ने आपको ये शरीर, आप इसके मालिक नहीं हो, आप किराएदार। सचिन तेंदुलकर कहता है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। उसको अगर बोला जाए कि तुम्हारे बेटे को रोजाना बूस्ट पिलाना ही है कंपलसरी, वो पीछे हट जाएगा। तो मेन तो शायद बीमारी होने का कारण अपना खाना ही है ऐसा। दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो रसोई घर से ठीक नहीं की जा सकती, और दुनिया में शायद ही ऐसी कोई बीमारी है जो रसोई घर के बाहर से आती है। जो आज गौ हत्या हो रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग डेयरी का दूध पीते हैं। तो जो चीज़ आपको नहीं पता कि कैसे बनती है, या जो चीज़ घर में नहीं बन सकती, उसको खाने से परहेज किया जाए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा कोई भी पॉडकास्ट मिस ना हो। आशुतोष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइफ इन मिनट में। नमस्कार, धन्यवाद। आशुतोष जी, जैसे कि अभी इंडिया की या वर्ल्ड का अगर देखें तो 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक दवाइयों का यूज करते हैं और लाइक वो उनके एकदम आदी हो चुके हैं, उसके बिना वो रह नहीं सकते हैं। लेकिन उन सब को छोड़ के आपने अपना एक लाइफ ऐसे ऐसे किया है कि आप ओनली आयुर्वेदिक दवाइयों पर निर्भर रहे। आप कोई भी दूसरे मेडिसिन यूज ही नहीं करते। तो लाइक आपने ये कैसे स्टार्ट किया, या ऐसा कौन सा एक पॉइंट था जो आपको हिट किया कि आप वो सब छोड़ के ओनली आयुर्वेदिक पे आ गए? जी, पहली बात तो ये है कि ऐसे कई सारे लोग हैं। हालांकि लोग जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि, और आपकी बात में थोड़ा सा एक यदि संशोधन करें तो आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर भी नहीं, दवाइयों से ही मुक्त होकर कैसे जिया जाए, ओके। है ना, उसके ऊपर भी कभी एक ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि हम मान लेते हैं कि शरीर तो खराब होगा, उसमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बाहर से उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर ने जो मनुष्य शरीर दिया है वो 100 सालों तक स्वस्थ आयु जीने के लिए दिया है। वो 100 सालों में आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, उतनी क्षमता हमारे शरीर में है। यदि कुछ दिक्कत हो रही है तो हमारी ही कोई गलती है जिसके कारण हम भुगत रहे हैं। हाँ। और फिर भुगत रहे हैं तो फिर उसमें से निकलने के मार्ग भी कई सारे होते हैं। सब अपनी अपनी समझ के अनुसार अपने अपने मार्गों का चयन करते हैं। तो लाइक आपने ये कैसे स्टार्ट किया, कौन सा, कब से आपको लगा कि हाँ, मेरे को ये सब छोड़ के मेरे को ओनली आयुर्वेदिक ही अपनाना है, या फिर यूज दवाइयाँ यूज ही नहीं करनी है? ये मैं जब 23-24 साल का था तो कहीं पे एक बार ब्लड डोनेट करने के लिए गया और पता चला कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ओके। तो हाई बीपी था। फिर तो ये मतलब चौंक जाने वाली बात थी कि 23-24 साल की उम्र में कैसे हो सकता है। ओके। ना तो वैसे कोई सिम्टम्स थे, ना शरीर कोई इतना बढ़ा हुआ था, ना और कुछ था। तो फिर धीरे 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 तब तो दवाइयाँ लेना चालू किया। और फिर ये था कि नहीं, ये तो जीवन भर तो कैसे, इस उम्र से तो आप नहीं कर सकते, उसको हाँ। छोड़ना है। फिर जितने डॉक्टर से पूछा सबने मना किया, डोज कम करते गए, कम करते गए, लेकिन कम होने के बाद में फिर ये बताया गया कि नहीं, इसको अब आप बंद तो कर ही नहीं सकते। तो तब मेरे मन में ये था कि नहीं, इस तरह से तो मैं जी नहीं सकता कि इतने कम आयु में से 23-24-25 साल की उम्र से जीवन भर तक दवाइयाँ लूँ। तो तब फिर कुछ लोगों से पूछा, कुछ दोस्तों से पूछा, थोड़ा बहुत जो जानकार थे उन लोगों से पूछा। तो किसी ने कहा कि आप अर्जुन चूर्ण खा लो, ये करो वो करो। किसी ने लाइफस्टाइल चेंजेस की बात बताई, किसी ने कुछ बताया, वो सब किया, और धीरे 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 करके मैंने खुद वो दवाइयाँ लेना छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने मना किया था फिर भी। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि बीपी है, शुगर है, या ऐसे कई सारी बीमारियों के बारे में बताया जाता है कि दे आर इरिवर्सिबल। हाँ, ये कभी मतलब खत्म नहीं होती। हाँ, अनलेस अनटिल आप बाकी कुछ बीमारियां ऐसी भी है कि जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करो तो ठीक है। चश्मे के नंबर जैसे कभी उतरते नहीं हैं, तो ये बहुत सारी बातें बताई जाती है। बट समहाउ पहले से मुझे ये सब के ऊपर ज़्यादा भरोसा बैठा नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जहाँ पर एक कमर्शियल इंटरेस्ट है वहाँ पर कही जाने वाली बात सर्वथा सत्य होगी, ये मान लेना जरूरी नहीं है। तो फिर खुद से छोड़ा, खुद से अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहा, करते करते फिर समझ में आया कि नहीं, अब तो ये तो ठीक हो रहा है। फिर ये भी समझ में आया कि कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण तबीयत खराब होती है, और उनसे कैसे बचा जाए। तो धीरे धीरे वो चीज़ फिर लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ ले गई। उसी दौरान एक बार किसी ने एक सीडी हमें दी थी, राजीव दीक्षित नाम के एक व्यक्ति हुए थे उनकी। ओके। हाँ। तो उनकी कुछ बातें सुनी, उनकी कुछ कुछ बातें जची भी।
तो वहाँ से फिर हमारी एक तरह से आयुर्वेद की यात्रा प्रारंभ हुई। ओके। तो कई लोगों की वहाँ ख़त्म हो जाती है, हमारी वहाँ से शुरू हुई। हम्म। तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के इशारा किया है, हम्म। जो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन विस्तार में जानने के लिए फिर हम अलग अलग वैद्यों से मिलने लगे। हम्म। और साधन तो कोई था नहीं, किसके ऊपर प्रयोग करते, तो अपने ऊपर ही प्रयोग करना शुरू किया। ओके। तो स्वयं को जो जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कुछ करना शुरू किया। तो कोई विधिवत अध्ययन तो हमने किया नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो मेडिसिन का तो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन धीरे 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 अपने ऊपर अनुभव करते करते वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, ये सब समझ में आने लगा। दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, किस समय क्या खाने से क्या समस्या होती है, किस समय क्या खाने से क्या नहीं होती है, ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। फिर धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हमारे भोजन में कितने हद तक की मिलावट हो चुकी है। हमें लग रहा है कि हम घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का नहीं खा रहे, लेकिन हमारे घर में भी कितनी मिलावट हो चुकी है, क्योंकि तो बाजार से हम सर सामान लाते हैं, वही खुद जब ठीक नहीं होगा, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम घर का शुद्ध खा रहे हैं। हाँ, तो मेन तो शायद बीमारी होने का कारण अपना खाना ही है ऐसा। बिल्कुल। तो जैसे आयुर्वेद में एक तो कहा गया है, आयुर्वेद का उद्देश्य जो है, तो उसमें बताया गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम च आतुर से प्रशमनम। अर्थात जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहला उद्देश्य है ना। दूसरा उद्देश्य है कि जो पीड़ा से आतुर है, परेशान है, व्याकुल है, उसकी पीड़ा को शांत करना, ये दूसरी बात है। तो अधिकांश भाग इसमें है कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। ओके। तो आजकल जिसको प्रिवेंशन कहते हैं लोग, तो इसमें फिर ये है कि आप यदि जीवन के कुछ नियमों का, आहार विहार के कुछ पालन करने लगो, तो फिर आपको बहुत सारी समस्याएं होती नहीं है। तो फिर उनकी तरफ ध्यान जाने लगा कि जैसे बचपन की आयु होती है वो प्रायः कफ की होती है। 15-16 वर्ष के बाद में जब 40-50 वर्ष तक की जो आयु होती है वो पित्त की आयु होती है। उसके बाद की जो आयु होती है वो वात की होती है। तो ये देखा गया है कि शुरुआती समय में बच्चों को कफ की बीमारी ज़्यादा होती है, राइट। हाँ। सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद का जो समय होता है उसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद आपको जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, आर्थराइटिस हो जाता है, और ये सारी चीज़ें, तो ये एक क्रम समझ में आया। अब जैसे ये बताया जाता है कि दिन के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो समय है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाए, तो जो पहला है वो कफ का माना जाता है, दूसरा ओके। पित्त का माना जाता है, तीसरा वात का माना जाता है, इसी तरह से रात को लेकर के माना जाता है, इसी तरह से 3 ऋतुओं को लेकर के है कि जो जाड़ा है, ठंड है, वो कफ की ऋतु है, फिर गर्मी है वो पित्त की ऋतु है, फिर वर्षा है वो वात की ऋतु है। ओके। तो ये पूरा का पूरा सृष्टि में इस तरह से बना हुआ है। 3 जो हमारे गुण हैं, ये 3 गुण दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से बने हुए हैं। तो आप कफ के काल में कफ बढ़ाने वाली चीज खाओगे तो आपको समस्या होगी। राइट। तो आपकी आदत ऐसी होनी चाहिए कि आप कफ के काल में कफ का शमन करने वाला खाओ, आप पित्त के काल में पित्त का शमन करने वाला खाओ, आप वात के काल में वात का शमन करने वाला खाओ। तो ये 3 में से एक भी गुण जो है, एक भी दोष जो है, प्रकोपित नहीं होगा। वो प्रकोपित नहीं होगा तो आपको उससे समस्या नहीं होगी। तो ये सब को लेकर के थोड़ी बहुत समझ हमारी बननी शुरू हुई, कुछ सिद्ध वैद्यों से मिलना शुरू किया। हालांकि मैं सबको पहले ये बात बीच में बता दूं कि हम जो भी बातें बता रहे हैं ये हमारे ऊपर किए हुए निजी प्रयोग है, हमने पूरे अपने रिस्क के ऊपर इन्हें किया है। तो यहाँ बताई गई बातों को बिना किसी से पूछे अपने ऊपर आजमाए नहीं, है ना। राइट। यदि कुछ करना है तो कोई जानकार वैद्य से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि हर एक शरीर की प्रकृति अलग होती है, हर एक शरीर की तस्वीर अलग होती है, और उसके हिसाब से आपको क्या लेना क्या नहीं लेना ये सब देखना चाहिए। एक छोटा सा एक किस्सा सुना देता हूँ। तो दक्षिण भारत में भोजन में इमली का प्रयोग बहुत होता है। हाँ, होता वहाँ है। बिना इमली के खाना नहीं बनता। क्या हम्म। उतनी इमली यहाँ खाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, गुजरात में और राजस्थान में आप देखो तो घी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हाँ, होता है। बहुत ज्यादा। आप महाराष्ट्र में देखो, दक्षिण में देखो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो रोटी पे अगर घी लग जाए गलती से तो खाते नहीं है। ओके। तो उनको घी से इतना परहेज है, तो यहाँ पे खाया जाता है, उतना घी वहाँ खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो लाइक इसका क्या रीजन हो सकता है, लाइक वेदर की वजह से या फिर वेदर कुछ की वजह से है, आपकी भूमि कैसी है, पंच तत्व, मूल रूप से मनुष्य ही नहीं लेकिन प्रकृति के सारे जीव पंच तत्वों से बने हुए हैं। तो ये 5 तत्व प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। तो उसके अनुसार वहां पर कुछ चीज खाई जाएगी जो बाकी जगह नहीं खाई जा सकती। बंगाल में लोग खाते उतना चावल यहाँ नहीं खा सकते, राइट। केरला में खाते उतना कोपरेल यहाँ पे नहीं खा सकते, राजस्थान में खाते उतना बाजरा बाकी जगह नहीं खा सकते, पंजाब में खाते उतना गेहूं बाकी जगह नहीं खा सकते। तो ये सब चीज़ें होती है इस तरह से। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, तो गुजरात में भी जो कच्छ और सौराष्ट्र का एरिया है वहाँ पर बाजरा खूब खाया जाता है, ओके। राजस्थान में खूब खाया जाता है, और 12 महीने खाया जाता है।
बाकी इलाकों में ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि बाजरे की तासीर गर्म होती है, हम्म। बाजरा सर्दियों में खाते हैं। हाँ। अहमदाबाद में जहाँ से हम बात कर रहे हैं, इस इलाके में सर्दियों में बाजरा खाया जाता है, बाकी और शायद ये बाजरा। पाचन में भी बहुत टाइम लेता है ऐसा। हाँ, हम्म। एक तो ये धान्य वैसा है कि जिसको पचने में समय लगता है, हम्म। भारी है, गुरु है इसकी वृत्ति। दूसरा ये है कि बाजरा जो है वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि अ, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो सकता। ओके। तो बाजरा जब शरीर में जाता है हम्म। तो वो मल का प्रवाह है उसे अवरुद्ध करता है। ओके। तो बाजरा ज़्यादा खाने से ये होता है कि आपको कब्ज़ की बीमारी हो सकती है। हम्म। अब इसको एक ही सिक्के के दो पहलू कहेंगे कि पचने में भारी होता है और कब्ज हो सकता है, या क्या कहेंगे पता नहीं। लेकिन गुणकारी भी बहुत है, हम्म। शरीर को गर्मी भी बहुत देता है, हम्म। गर्मी देता है इसीलिए सर्दियों में खाया जाता है। हाँ। लेकिन ऐसा तो क्या है कि राजस्थान में, कच्छ में और सौराष्ट्र में इसको हमेशा खाया जाता है। हाँ। तो ये कुछ ऐसी बात है कि ये सारी बातें हमने किसी ना किसी जानकार वैद्य से सुनी हुई है। हम्म। उसमें ये बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा एरिया, गुजरात का जो इलाका है, ये समुद्र से लगा हुआ है। हम्म। और राजस्थान चूंकि समुद्र से लगा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रेगिस्तान है। हम्म। तो जहाँ पे अ, आपके संपर्क, आप नमक वाली हवा से संपर्क में हो, रेत वाली ओके। हवा से संपर्क में हो, तो आपके शरीर में नमक जो है वो रेचक की भूमिका निभाता है। यानी कि वो आपको कब्ज ठीक करके, मतलब कब्ज ठीक करता है, और यदि ज़्यादा लिया जाए तो वो आपको लूज मोशन भी करा सकता है, दस्त भी लगा सकता हम्म। है। तो चूंकि वो हवा लगातार आप सांस में ले रहे हो, वहाँ बाजरा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तब तो एक क्वेश्चन ऐसे निकलेगा कि जैसे महाराष्ट्र वगैरह है वो भी तो वो समुद्र के किनारे है, बिल्कुल, लेकिन तो वो भी वहाँ का उन्हें खा तापमान अलग है, सकते। ओके। वहाँ की भूमि अलग है। हम्म। तो इसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं। हम्म। तो हम तो ये कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग लगाए बिना आपकी 4-5 पीढ़ी पहले लोग क्या खाते थे उसको खाओ, ओके। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि आज से 4-5 पीढ़ी पहले कोई डेयरी का घी नहीं इस्तेमाल हम्म। करता था, है ना, कोई ये डबल फिल्टर्ड या रिफाइंड ऑयल का उपयोग नहीं करता था, हम्म। कोई आयोडाइज सॉल्ट का उपयोग नहीं करता था, कोई नहीं। रिफाइंड शुगर का उपयोग नहीं करता था, कोई मैदे का उपयोग नहीं करता था इतना ज़्यादा। तो ये सभी बातें ध्यान में रहे कि क्या नहीं होता था, हम्म। उसको ध्यान में रखा जाए, और हमारे बुजुर्ग जो खाते थे उसको ही खाया जाए। हम्म। और ये हम बीच में किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए थे, और उनके यहाँ नाश्ते के लिए फिर बुलाया गया, और तो मैं गया, पूछा क्या है नाश्ते में। वैसे हम खाने के बहुत शौकीन ओके। हैं एकदम, अभी बढ़िया एकदम दाल बाटी खा के आ रहे हैं। ओके। राजस्थान वाले व्यक्ति से बात करें तो दाल बाटी खा के ही आना पड़ेगा। हाँ। तो लेकिन उनके यहाँ पे वो चीज़ समोसा था। तो हम्म। मैंने बोला कि चीज़ पहले तो हम बहुत खाया करते थे, अब छोड़ दिया। हम्म। तो फिर उनका कुछ और था कि चलो ठीक है पेस्ट्री खा लीजिए। मैंने, हम्म। पेस्ट्री तो नहीं खाते हैं। तो कोई बात नहीं, चले आइसक्रीम लीजिए, वो भी नहीं खाते हैं। तो बीस आपने बाईस सब कुछ तो मना कर दिया और आप बोल रहे हैं खाने का शौकीन हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो 20-22 साल की लड़की थी, वो बोली कि आप चीज़ नहीं खाते हैं, आप पेस्ट्री नहीं खाते हैं, आप चॉकलेट नहीं खाते हैं, हम्म। आप आइसक्रीम नहीं खाते हैं, तो फिर आप खाते क्या हो। हमने उससे कहा कि तुम आओ एक बार हमारे घर पे, 1 महीना रुको, हम्म। सुबह दोपहर शाम अलग अलग चीज़ें खिलाएंगे, और ये 4-5 चीज़ें इसमें से कुछ भी नहीं होगा, और ऐसा महीनों तक खिलाएंगे, और एक भी आइटम रिपीट नहीं होगा। ओके। हाँ। क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके हैं ना कि हमारे यहाँ क्या क्या बनता हम्म। था। पारंपरिक व्यंजनों को यदि उस तरह से बनाया जाए और खाया जाए, हम्म। हम तो हमारे गांव के चूल्हे पे लकड़ी जला के मिट्टी के बर्तन में जो खिचड़ी पकाते हैं, कई सारे लोगों ने खिचड़ी खाकर हमें कहा है कि ऐसी खिचड़ी हमने जीवन में कभी नहीं खाई। अब क्या है, मूंग की दाल है, चावल है, थोड़ा सा नमक है, जीरा है, हल्का सा उसमें आप ये कह लीजिए राई है, घी है, पानी है, और क्या है, कुछ भी नहीं, इतना ही है। थोड़ी सी छाछ है, मिला लो। इतने इतने भर से भी इतना सुंदर भोजन बन सकता है, इतना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। क्योंकि भोजन बनाना कोई केवल एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, राइट। बहुत सारी चीज़ें जाती है ना उसमें। तो एक तो ये है कि आप जितनी चीज़ों का उपयोग करें वो सबकी शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा, बनाने वाले की मानसिक अवस्था क्या है, मानसिकता, ये हाँ भी हाँ। ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम्म। आप मतलब लोग मानेंगे नहीं, लेकिन एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। हम बीच में एक बार किसी से मिलने के लिए गए थे, नाम हम्म। बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति से मिलने के बाद, मतलब मिलने से पहले हमने रेगुलर भोजन किया था घर का, रोटी सब्जी दाल चावल, फिर उनसे हम्म। मिले। बाहर आने के बाद में हम 2 लोग गए थे, मुझे और मेरी पत्नी को, हम दोनों को एसिडिटी जैसा होने लगा, ओके। पेट में जलन होने लगी, क्योंकि हम्म। हम जिससे मिले थे उस व्यक्ति की वाणी में इतना द्वेष भरा था, इतना हम्म। गुस्सा भरा था, इतना आक्रोश भरा था, हम्म। और वो हमारे अनुसार बिल्कुल ही बेतुका था। हम्म।
कोई अर्थ नहीं था, उस तरह का आक्रोश था। लेकिन अब क्योंकि किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत हमने इशारा किया, लेकिन बाकी उनकी बात को सुना। ये बात सुनने के बाद में हमारे शरीर के भीतर हमें ये होता हुआ महसूस किया। तो हेल्थ इज नॉट प्योरली अ फिजिकल फिनोमिनन, माइंड वर्क्स ओवर बॉडी, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए तो वो एक बोलते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाता है वैसा हो हमारा जाता है मन। मन, बिल्कुल। इसलिए तो लाइक पहले हमारी दादी नहीं, या और मम्मी। दूसरा भी है, जैसा होगा मन वैसा भी बनेगा अन्न। ओके। ये हाँ हाँ। दोनों चीजें सही है, हाँ, तो इसलिए तो पहले इससे फेक दादी नहीं है। और वो मम्मी वगैरह खाना बनाते टाइम भजन वगैरह करती रहती बिल्कुल। थी। भगवान का नाम लेते लेते वो खाना बनाते थे। हमने तो राजस्थान के गांव में यहाँ तक देखा है कि बाटी बनाने के समय भी दो तीन जो स्टेज होते हैं, कि जो आटा गूंदने के समय अलग गाने गाए जाते हैं, चाहे भजन ना हो, लोकगीत हो, या फिर जब उनकी सिकाई होती है तब अलग गाए जाते हैं, दाल के समय अलग गाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये मतलब जीवन का हर एक पहलू एक उत्सव के जैसे मनाया जाता है। हाँ। उत्सव गीत के बिना, संगीत के बिना, नृत्य के बिना, लय के बिना अधूरा होता है। तो ये सबके साथ मिलकर के होता है। लेकिन अब आज जब कोई 2 BHK के अपार्टमेंट में 8 बजे की बस पकड़नी है, 7:30 बजे खाना पक रहा है, उसमें कौन बेचारा गाना गाएगा, कौन क्या करेगा? तो उसका तो पूरा आप थॉट ही अलग रहेगा उस टाइम। ऐसा सोच के बनाओगे कि यार जल्दी कम से कम ठीक है, तड़का ठीक से नहीं लगा तो क्या होता है, बस मिस नहीं होनी चाहिए, ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए, वैसे सोच के जब आप खाना बनाओगे, और खाना पकाते पकाते जब सामने से खिड़की में से पड़ोसी के घर में आया हुआ नया टीवी दिखेगा और ये होगा कि अरे हमारे घर में कब आएगा, तो वो खाना तो क्या ही सेहत देगा आपको। राइट। तो ये भी कहा गया है कि 100 काम छोड़ के पहले खाना खा लो, राइट। और 1000 काम छोड़ के सो जाओ। सो ऐसी जाओ। खूब बातें कही जाती है, 100 1000 तो बस कहने की बातें हैं। लेकिन हम यदि अपने भोजन को ही प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे, उसके लिए ही समय नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर क्या मतलब है कुछ भी काम करने का? तो हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं जी। कि जैसे कि कोई बीमार हो रहा है तो आपने जैसे बताया कि उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जैसे खाना ही मेन है या फिर उसके अलावा भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो हमको प्रभावित करते हैं इसके अंदर? देखिए, 3 4 वजह होती है। एक तो मतलब आयुर्वेद में मूल रूप से 2 चीज़ें कही गई, आहार विहार। आहार तो हमने हमने समझ लिया थोड़ा ठीक बहुत है। कि किस हाँ। तरह का भोजन ले रहे हैं। विहार का अर्थ ये है कि आप बाहर के वातावरण से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके। आपको कौन सी ऋतु में कैसे रहना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, कैसे घूमना फिरना है, क्या ओढ़ना है क्या नहीं ओढ़ना है, कैसे, ये सारी चीज़ें बिहार की है। उसके अलावा ये भी होता है कि आप क्या कंज्यूम करते हो अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल। आप टीवी पे क्या देखते हो, आप म्यूजिक क्या सुनते हो, आप किताब कौन सी पढ़ते हो, आप कैसे लोगों से मिलते हो, आप कैसे लोगों से बात करते हो, आप कैसी हवा सांस में ले रहे हो, है ना? आपके आसपास में यदि कोई केमिकल इंडस्ट्री है, जैसे यहाँ पे भरूच और अंकलेश्वर का जो एरिया है, वहाँ पे गुजरात में खूब सारी केमिकल इंडस्ट्रीज है। हाँ। और हमारी कोई एक दोस्त वहाँ पर एक बैंक में कैशियर का काम किया करती थी, तो वो बता रहे थे कि उसके जितने भी कस्टमर्स आते थे सब लोग, मतलब कैशियर को तो ऐसे होता है कि यूं करके पैसे अंदर रखे, हाँ। उसने यूं करके स्लिप बाहर करी, तो वो कहती थी कि मैं अपने कस्टमर्स की शक्लें नहीं जानती थी, उनके हाथ देखा करती थी, और ओके। मुझे शायद ही कोई कस्टमर मिला था जिसके हाथ पे स्किन डिसीज ना हो। हाँ। तो यदि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण है, फिर तो आप बच नहीं सकते। तो ये भी एक चीज़ होती है। इस और ये सबके अलावा एक चीज़ ये होती है कि आपके कर्म कुछ ऐसे होते हैं जिन कर्मों के कारण आपको कुछ बीमारियां होना निश्चित होता है, ओके। और उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई दवाई नहीं, प्रायश्चित एकमात्र उसका मार्ग है। यदि मैं किसी से जलूंगा, देखिए ये शब्द कितने सुंदर है। ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या को क्या कहते हैं, जलन। जलन। आप किसी से ईर्ष्या करने लगो, आपको एसिडिटी हो जाएगी। ओके। आप लगातार किसी से ईर्ष्या करो, आपको एसिडिटी हो ही जाएगी। ओके। आप आलसी बने रहो। आलस क्या होता है गुण? बैठे रहने का। जो आलसी होगा उसको कफ बढ़ेगा। ओके। कफ मिटाना है तो आलस भगानी पड़ेगी, एसिडिटी मिटानी है तो ईर्ष्या को भगाना पड़ेगा। ये तो 2 उदाहरण दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 3 मेरा उदाहरण अस्थमा है। आलस की वजह से तो नहीं तो ये आपके जो गुण हैं, है। वो गुण के कारण भी ये सब होता है। पूर्व जन्म के आपके कर्म है, आपने कुछ किया है किसी के साथ। आप ये देखिए ना कि कभी कभी ये होता है कि 4 महीने का बच्चा किसी एक्सीडेंट में मर गया, अब हाँ। उसके बेचारे की क्या गलती? 4 महीने के बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ी? कि पिछले जन्म में तो कुछ किया होगा। हम हाँ। तो ये सबको मानने वाले लोग हैं। तो वो उस समय नहीं भुगता, इस समय भुगतना पड़ा। तो ये कहा गया है कि जो कर्म के द्वारा आपको जो भी बीमारी होती है, या तो आप प्रत्येक बीमारी को वैसा ही समझो कि ये मेरे किसी कर्म के कारण हुई है, और इसलिए उससे निकलने के लिए जब मैं पेन किलर, जब मैं स्टेरॉइड्स, या जब मैं ऐसा कुछ लेता हूँ, तो बेसिकली ये सारे सिम्टम सप्रेसिंग ड्रग्स हैं, आपके बीमारी के लक्षणों को दबा देते हैं, राइट। बीमारी ठीक नहीं करते हैं।
मतलब ये वैसी बात होती है कि जो हॉस्टल में रहे वाले लोग इससे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे हम्म, कि जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं पूरा सब बिखरा पड़ा रहता है, लेकिन जब खबर आती है कि किसी के माता पिता आने वाले हैं तो पूरा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके अलमारी में डाल दिया जाता है, बाहर से ताला लगा दिया जाता है, मैं रूम दिखता है एकदम साफ। मैं रिलेट कर सकता हूँ है ना? इसको। होता नहीं है, लेकिन पता हाँ, है कि अब माता पिता आए बेचारे 2-3 घंटे बैठेंगे चले जाएंगे, वो कौन सा खोल के देखने वाले की अलमारी में क्या है। अब खुलेगी तो पता चलेगा कि क्या कचरा भरा पड़ा है अंदर। हम्म, पता नहीं 25 दिन से ना धुई हुई पैंट अंदर पड़ी है और क्या क्या बदबूदार चीजें पड़ी है। हम्म, तो आपको साफ नहीं करना है, साफ दिखना है। तो हम्म, इस साफ दिखने वाली वृत्ति से नहीं चलेगा, ओके, साफ होने वाली वृत्ति के ऊपर ध्यान पूरी तरह से देना पड़ेगा। हम्म, तो इसका अर्थ ये है कि हमने मतलब जो भी कुछ कभी किया होगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ, देखिए, उसको भुगतते भुगतते आप आगे ये तो ध्यान रखो कि ये दोबारा आपके साथ ना हो। हम्म, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, कि बुखार की अगर हम बात करें, एक हम्म, आम बीमारी जो लगभग लगभग सबको होती है, तो हमारे घर में जब होती है तो हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम 102 तक तो दवाई दी ही ना जाए, आयुर्वेदिक दवाई भी ना दी जाए, सुदर्शन ओके, घनवटी भी ना दी जाए, कुछ भी ना किया जाए। ओके, सिर्फ एक चीज हम करते हैं हम्म, कि शरीर गर्म होता है। शरीर क्यों गर्म होता है? हम्म, मतलब बुखार कोई बीमारी नहीं है, पहले ये समझिए। फीवर का आना, बुखार का आना, आयुर्वेद में जैसे ज्वर कहा जाता है, उसका हाँ, होना ये आपके शरीर में हो रही गड़बड़ियों को दिखाने का एक इंडिकेशन है। ओके, आपका आपके शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है? हम्म, क्योंकि आपके शरीर के भीतर जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी हम्म, पैथोजेंस है, उसके सामने आपका शरीर लड़ रहा है। हम्म, उससे लड़ने के लिए तापमान बढ़ रहा है। तापमान को घटाने का अर्थ ये हुआ कि आपने वो लड़ाई रोक दी। हम्म, रोक देने का अर्थ ये हुआ कि बीमारी आज तो ठीक हो गई, 4 दिन बाद दोबारा होगी, 1 महीने बाद हम्म, दोबारा होगी, और फिर वो चक्रव्यूह चलता रहेगा, आप उससे उसमें से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो करना क्या है? तो करना ये है कि सबसे पहले आपको खाना छोड़ देना है। ओके, डॉक्टर सब ये कहते हैं कि नहीं खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी। हाँ, अब हमने देखा है कि इतने सारे लोग उपवास करते हैं, मतलब नवरात्रि चल रहा है अभी, नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं, श्रावण महीने में उपवास करते हैं, जैन लोग पर्युषण में उपवास रखते हैं, मुसलमान रोजा रखते हैं। हम्म, तो सभी लोग किसी ना किसी तरह से उपवास रखते हैं, ये उपवास में भी सारे काम करते हैं, तो क्या समस्या होती है उनको? कुछ, तो ये क्योंकि हम लगभग लगभग आज की तारीख में सभी लोग ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये हमें स्वीकार करना हम्म, चाहिए। तो हमारे पास एनर्जी का तो अच्छा खासा रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं खाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। और डॉक्टर तो स्पेशली बोलते हैं कि ये दवाइयाँ खा के लेना। नहीं, वो तो यदि वो दवाई खानी है तो फिर वो हम्म, खाना खा के ही लेना पड़ेगा, वही, क्योंकि वो खाली स्टमक में उसका अलग केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो तो हम्म, नुकसान करेगी, आपको उल्टी उल्टी करा देगी। हाँ, तो वो दवाई तो यदि आपको लेना है तो भोजन के साथ ही लेना पड़ेगा। हम्म, लेकिन यदि वो दवाई नहीं लेनी है तो हम तो ये करते हैं कि हम पहले तो खाना छोड़ देते हैं, लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। हम्म, और लिक्विड डाइट का अर्थ है कि दूध तो पूरा बंद कर देना पड़ता है। हम्म, उस समय दूध, दही, छाछ, घी, ये सब बंद कर देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो नींबू पानी हुआ वो ले लेते हैं, या उससे भी ज़्यादा हुआ तो वेजिटेबल सूप घर पे बना के ले लेते हैं, ओके, अलग अलग सब्जियों का। हम्म, लौकी का सूप ले सकते हैं, तुरई का सूप ले सकते हैं, ये सब का हम्म, सूप ले सकते हैं, सहजन का सूप बना के ले सकते हैं। फिर भी अगर लगा कि नहीं और ठीक है तो फिर थोड़ा दाल चावल खाया जा सकता है। हम्म, फिर भी लगा कि और ठीक है खिचड़ी खाई जा सकती है, और फिर ये सब कुछ होने के बाद में धीरे धीरे आप रोटी सब्जी पे आओ, हम्म, तब जाके आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। 1-2 दिन तक तो टेम्परेचर रहेगा। हम्म, टेम्परेचर जब बढ़े तब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि पंखा वंखा एकदम स्लो कर दिया जाए, हो सके तो बंद ही कर दिया जाए। हम्म, और दूसरा कि शरीर का जो हिस्सा ज़्यादा गर्म हो, जैसे यही होता है हाँ, ज़्यादातर, तो यहाँ पे है, या मान लीजिए छाती पे है, या मान लीजिए पैर पैर है, पैर पे, मतलब पैर के तलवे पे है, या पेट पे है, हम्म, या पीठ पे है, तो वहाँ पे सीधी सादी कॉटन के कपड़े की पट्टी को नमक वाले पानी में डिप करके उसको वहाँ पर लगा दीजिए। हम्म, नमक से क्या होता है कि वो गर्मी ज़्यादा जल्दी सोख लेता है, तो हम्म, आपका बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है। हम्म, होता क्या है, यहाँ पे रखा आपने, फिर वही पट्टी को निकाल के आपने पैर पे रखा, उतनी देर में 5 मिनट में यहाँ बढ़ जाता है टेम्परेचर। हम्म, तो वो गर्मी को आप बस निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते ओके, रहो, करना पड़ता है, मतलब 4 घंटे 6 घंटे करना पड़ता है, लेकिन आजकल समय किसके पास है करने के लिए? हम्म, तो वो समय तो निकालना पड़ेगा। तो ओके, उतना करने से क्या होता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली शरीर से सारी गर्मी भी निकल जाती है, और हम्म, शरीर के अंदर जो प्यूरिफिकेशन होना है वो होता है, वो भी हो जाता है। अच्छा, हम्म, खाना क्यों नहीं खाना है? तो खाना इसलिए नहीं खाना है कि हमारे शरीर के पास कई सारे काम होते हैं करने के लिए। हम्म, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि भैया बीमारी ठीक करनी है तो एक काम करेंगे, 4 घंटे के लिए सांस लेना छोड़ देते हैं, हम्म, ये तो नहीं कर सकते। तो जो एक्स्ट्रा काम है शरीर को, अब वैसे भी कमजोरी है तो आप कौन सा दौड़ भागने वाले हो, राइट, आपको लेटे ही रहना है। हाँ, तो आपको कोई एडिशनल फूड की ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा कि आपके शरीर की ऊर्जा लग जाएगी खाने के खाने पाचन में। पचन, हाँ, तो पचाने में यदि ऊर्जा नहीं लगेगी तो उतनी ऊर्जा आपकी बीमारी को ठीक करने में, बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हम्म, तो सेल्फ हीलिंग के ऊपर शरीर काम कर पाएगा जब उसको ज़्यादा जिम्मेदारी उसके ऊपर ना थोपी जाए। राइट, हाँ,
तो ये कर दिया जाता है, और धीरे धीरे फिर भी अगर आपको लिक्विड की तो ज़रूरत रहती है तो आप लिक्विड हाँ। लेते रहो। अच्छा, उसमें भी रिड्यूस्ड वाटर को लेकर कई सारी बातें कही गई है। ज्ञानी वैद्यों के पास में जाने से ये समझ में आएगा कि पानी को जब 75% बॉईल किया जाता है तो उसके गुण हाँ। बदल जाते हैं, 50% पे गुण बदल जाते हैं, 25% में बदल जाते हैं। 8वें हिस्से का पानी उबाल लिया जाए तो ये हर एक प्रकार के स्टेजेस है जिससे पानी के गुण बदलते हैं। ओके। तो कितना बॉयल हुआ, कितना रिड्यूस्ड वाटर पीना है, उससे कौन सी बीमारी ठीक होगी, ये सभी बातें हैं हमारे यहाँ पे। हम्म। तो उस तरह से ये पानी पिया जाए, और इसी तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए। हाँ, जब लगता है कि नहीं 102 फ़ारेनहीट से ऊपर ज़्यादा है टेम्परेचर, तब जाके हम लोग फिर कुछ सुदर्शन घनवटी है, ये है वो, ये सब चीज़ें शुरू करते हैं। ओके। क्योंकि उसके ऊपर जब जाएगा तो फिर वो शरीर को एडवर्स इफेक्ट कर सकता है, और फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर भी निकल सकता है। 105 तक आते आते तो दिमाग पे असर होना भी चालू हो जाता है। ओके। तो इस कारण से इसी तरह से उस बीमारी को आपको ठीक करना है। आपने जो गलती की है, चलो आपने ये भी गलती कर ली, मान लीजिए कि सर्दी में बाहर घूमे, उससे बुखार आया, तो वो गलती तो की ना, तो उसकी हाँ। सज़ा भुगत लो। आप सज़ा भुगतते नहीं हो, आप शॉर्टकट निकालते हो, तो आपको हम्म। लगता है कि आप कर्म के सिद्धांत को डिफीट कर लोगे। दुनिया की कोई साइंस कर्म के सिद्धांत को डिफीट नहीं कर सकती, हम्म। ये पहले हमें समझना पड़ेगा। तो आप अभी डिफीट कर लोगे तो क्या हुआ, वो आगे चल के और सूद के साथ आएगा आपके पास। हम्म। तो इससे तो अच्छा है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, ठीक हो जाओ, हम्म। और वो बीमारी को जड़ समेत अपने शरीर से निकाल दो। ओके। तो लंघनम परम औषध में ये हमारे यहाँ कहा गया है कि लंघन अर्थात उपवास ये श्रेष्ठ औषधि है। ओके। तो अधिकांश बीमारियों में लंघन से बहुत फायदा होता है, हम्म। अधिकांश बीमारियों में शोधन से बहुत फायदा होता है। मतलब आपके हम जितना भी खाते हो उसे पचा नहीं पाते हैं, और हम्म। ना पचने के कारण सारी बीमारियां होती हैं। तो भोजन कैसे पचेगा? तो एक तो ये है कि आप उतना ही भोजन करो जितना आप पचा सकते हो। हम्म। दूसरा, आप साथ में ये भी करो कि इतनी फिजिकल एक्टिविटी रखो जिससे वो भोजन पच जाए। हम्म। अच्छा, वो सब के बाद भी यदि बदहज़मी है तो फिर आप ये करें कि आपको जो रेचक भोजन है वो सबको ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम्म। काला नमक रेचक माना जाता है, ओके। जैसे एरंडी का तेल रेचक माना जाता है ना, जैसे हरड़ है, हरी तकी, उसको रेचक माना जाता है। तो ये सब का सेवन उचित मात्रा में करने से पेट के अंदर का जितना भी जो भी कचरा है हम्म। वो पूरा साफ होने लगता है। अब जैसे सफ़ेद पेठा है, सफ़ेद पेठा भी शरीर को पूरा अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। ओके। तो हाँ। ये मतलब ये भी क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, ये सब चीज़ों में परिवर्तन आता है। लेकिन ये सब के करने से फिर ये होता है कि आप जब अंदर कम डाल रहे हो हम्म। और अंदर से साफ कर रहे हो और जीवन शैली ठीक रख रहे हो, हम्म। तो फिर उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगती है। अभी मेरे ही हाथ में यहाँ पे, पता नहीं कैमरा में दिखेगा कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारी समस्या हो गई थी। ओके। इस साल में इतनी फोड़े हो रहे थे, कुछ निकल रहा था, पस निकल रहा था हम्म। बार बार लगातार। अब लोग कहेंगे कि उसमें क्या करें, तो कोई कहेगा कि भाई टेबलेट खा लो, कोई कहेगा कि यहाँ पे ऑइंटमेंट लगाओ, मरहम लगाओ, ये करो वो करो। हमने हृदय के चूर्ण लिया, ओके। सुबह 4 बजे उठ के गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच लेंगे, तो उससे ये होता था कि एकदम ही लूज मोशन होते थे, और पेट साफ होने लगता था। और आप देख सकते थे कि सुबह 4 बजे हरी तकी लेते समय ये थोड़ा बड़ा होता था, पीड़ादायक भी होता था। दोपहर के 11-1 बजे तक वो ठीक होने लगता था। मतलब ओके। पूरा ठीक नहीं होता था, काफ़ी हद तक ठीक होता था। हम्म। पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दिनों तक ये क्रम रखने से, क्योंकि ये आपका रक्त दोष है। हाँ। तो रक्त यदि दूषित है तो रक्त को साफ करना पड़ेगा। आपका शरीर रक्त को साफ कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? कि जब वो पाचन तो एफिशिएंटली करे, राइट। जब वहां से तो कचरा निकले। हम्म। क्योंकि तो खून तो वहीं से बनता है, हाँ, पाचन क्रिया से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम्म। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा साफ हो, राइट। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा साफ हो। हम्म। मतलब कि आपके फेफड़े अंदर से साफ हो, फेफड़ों में कुछ जमा हुआ ना हो, हम्म। सांस लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गले में कफ वगैरह ना हो। हम्म। तो ये सब चीज़ों का भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर होंगे तो लगभग लगभग कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं। हाँ, फिर अभी रिसेंटली मेरे को भी कफ था तो मैं एक आयुर्वेदिक के पास गया, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि आप पहले अपने बॉडी को डिटॉक्स करिए। तो उन्होंने कुछ ऐसे ये काढ़े वगैरह दिए जिससे पूरा बॉडी क्लीन हो रहा है। हम्म। और उन्होंने खाने से पूरा मना कर दिया, लाइक खिचड़ी उन्होंने बोला है, खिचड़ी के अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। हम्म। ये बात ठीक है, लेकिन ये हम्म। अगेन इसको रिपीट करना जरूरी है कि ये क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हम्म। तो अब जैसे आजकल एक थोड़ी दुखद परिस्थिति ये हो गई है कि BAMS लोग कर लेते हैं ये सोच के कि चलो MBBS नहीं हो पाया तो क्या हुआ, कुछ तो डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ। और आज के अधिकांश BAMS एलोपैथी की ही प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। अधिकांश BAMS, ये वास्तविकता है।
बहुत कम है कि जो BAMS करके आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, पहले डीप इसके अंदर जाने से पहले मैं एक पूछूंगा कि जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? होम्योपैथी के बारे में मेरी कोई खास जानकारी है नहीं, ओके। तो उस विषय पे बात करना ठीक नहीं होगा। हम्म। एलोपैथी का भी कोई इतना अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन हम्म। जितना समझ में आता है वो ये है कि किसी भी बीमारी का सिम्टम पहले पकड़ा जाए, हम्म। विजिबल सिम्टम्स को देखा जाता है। विजिबल हम्म। सिम्टम्स के कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्लड रिपोर्ट कराया जाता है, और ब्लड रिपोर्ट में जो भी आंकड़े आते हैं उसके अनुसार फिर ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जिससे आपकी वो वाले रिपोर्ट्स ठीक हो। फॉर एग्जांपल मेरे WBC अगर कम आ रहे हैं तो WBC ठीक हो इसके ऊपर काम किया जाएगा, प्लेटलेट कम हो तो प्लेटलेट ठीक करने के ऊपर काम किया जाएगा। हम्म। आपका मान लीजिए फेरिटिन लेवल कम है तो फेरिटिन लेवल को बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा, SGPT गड़बड़ है तो उसको ठीक किया जाएगा। हम्म। तो ये इंडाइसिस को ठीक करने के ऊपर काम होता है, ओके। जिससे आपका शरीर जिस तरह से काम कर रहा है उस हम्म। अवस्था में वापस आ इंस्टेंट जाए। ये ठीक करने का तरीका? इंस्टेंट तो नहीं, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 6 दिन लग भी जाते हैं, कभी हम्म। इंस्टेंट भी होता है। कुछ कुछ दवाइयाँ इंस्टेंट वाली होती है, कुछ कुछ समय लगाती है। हम्म। लेकिन ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये एक बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है डायग्नोसिस की। मैं देख पा रहा हूँ कि आज से 40-50 साल पुराने जो डॉक्टर्स होते थे, एलोपैथी के भी डॉक्टर्स, वो मरीज के आने पे उसके मतलब उसको बोलते थे कि चलो मुंह खोलो, मुंह में टॉर्च डाल के चेक करते थे। वो हम्म। स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगा के अच्छे से सुनते थे कि भाई आपकी ब्रीदिंग कैसी हो रही है ना। वो कुछ कुछ डॉक्टर नाड़ी भी देख लेते थे, हम्म। कुछ आपको पीछे पलटा के पीठ पे स्टेथोस्कोप पेट पे, रख के हाँ। भी सुनते थे ना। आपके हाथ यूं करके देखते थे, तो वो विजुअली देखने का प्रयास करते थे कि मेरे मरीज की स्थिति क्या है। आजकल किसी को कोई पड़ी नहीं है। हम्म। आज तो रिपोर्ट ही सबका सबका मालिक एक रिपोर्ट, ये हो गया है। मतलब ये हम्म। थोड़ी मजाकिया बात है, लेकिन हमारे एक परिचित एक भाई साहब थे, उनका पैथोलॉजी का रिपोर्ट आया कि योर यूट्रस इज वर्किंग परफेक्टली। हम्म। उनको लगा कि मेरे अंदर यूट्रस कैसे आ गया। तो फिर पता चला, लैब वाले को जाके पूछा, अरे बोले नहीं नहीं, आपसे पहले एक बहन जी आई थी, गलती से उनका रिपोर्ट आपके साथ एक्सचेंज हो ओके। गया, या तो उनका कॉपी हो गया आप में, हाँ। आपका ये रिपोर्ट है, आप ले जाइए। तो मान लीजिए कि इसमें कुछ दूसरी बात होती है ना। ये कई सारे किस्से होते हैं ना कि भाई मुझे तो कैंसर था ही नहीं, क्यों कैंसर हम्म। वाले का रिपोर्ट मेरे में आ गया। तो चलो रिपोर्ट मिक्स हो गया गलती से, लेकिन जो ट्रीटमेंट कर रहा है क्या उसको शरीर देख के समझ में नहीं आया राइट। कि इस व्यक्ति में क्या समस्या है। आजकल रिपोर्ट्स को इतनी तवज्जो दी जाने लगी है। और दूसरा कि रिपोर्ट्स लार्जली मैकेनिकल होते हैं। मैं वैसे इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हो, तो अगर कोई कहे कि भाई ये मोटर 1440 RPM पे काम करेगी तो वो 1440 पे करेगी, हो गई बात पक्की, ठीक है। लेकिन कोई ये कह सकता है कि ये इंसान दिन के 8 घंटे काम करेगा? वो 9 भी कर सकता है, वो 7 भी कर सकता है। हाँ, आपने 8 कहा तो वो 22 नहीं करेगा, आपने 8 कहा तो वो 2 नहीं करेगा, है ना। या कोई ये कह सकता है कि भाई नहीं ये तो 4 ही रोटी खाएगा, भाई कभी हम 5 भी खा लेते हैं, कभी 3 भी खा लेते हैं। तो मनुष्य चैतन्य से पूर्ण है, वो यंत्र नहीं है। हाँ। इसलिए उसको ये कह देना कि नहीं 120/80 बस हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये लिमिट है। 122 हो गया तो आप स्लाइटली अबोव एवरेज हो, 140 हो गया तो आप काफी अबोव एवरेज हो, 150 हो गया तो खत्म है बात, आप पेशेंट बन गए। उससे ऊपर हो गया तो ये हो गया। ये बात बताई जाती है, डॉक्टर सुशीला नायर ने लिखी है गांधी जी के बारे में कि उनका ब्लड प्रेशर कभी उन्होंने मॉनिटर किया तो 220 आ रहा था। ओके। तो 220 तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है, अनइमेजिनेबल। फिर भी वो इतना ज़्यादा चलते थे, फिरते थे, घूमते थे, और बिस्तर में पड़ते ही 2 मिनट में सो जाते थे, और बढ़िया 4-5 घंटे की नींद में दिन भर फ्रेश रहते थे। इतने सारे लोगों से बातचीत करना, इतना घूमना फिरना, इतना चहलकदमी करना, सब कुछ करना। तो और ऐसे कई सारे केसेस हमने कई सारे लोगों में ऐसा देखा है। तो ये लिमिट्स को रिजिडली पकड़ के रखना। और दूसरा कि ये लिमिट्स तो क्या है, ये तो सरकार की गरीबी रेखा के जैसा है कि जब मन किया ऊपर उठा लिया, जब मन किया नीचे कर लिया। जब दवाई ज़्यादा बेचनी है तो यूं कर लिया, नहीं तो ऐसे कर लिया। कोरोना के टाइम पे एक CT वैल्यू आती थी, तो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू थी, जो ये सारे जो टेस्ट थे उसमें उपयोग में ली जाती थी। CT वैल्यू को ऊपर नीचे किया जा रहा था। जब आपको चुनाव के हिसाब से बीमारों की संख्या बढ़ानी है तो आप उसको वैसा कर लेंगे, जब घटानी है तो वैसा कर लेंगे। मतलब ये तो एक वीडियो गेम टाइप है ना। राइट। WHO वहां बैठ के खेल रहा है। वो बोला चलो भैया अब आज से इतने से ऊपर होगा तो आप डायबिटिक हो गए, और कल बोले नहीं नहीं इतने पे तो नहीं हुए। मतलब हम सब सिर्फ क्या उसके हाथ की कठपुतलियां हैं कि वो नचाएंगे वैसे नाचेंगे? क्या मुझे मेरे शरीर में कुछ अनुभूति नहीं हो रही है? और यदि मुझे नहीं भी हो रही तो क्या मेरे चिकित्सक में इतनी कुवत नहीं कि वो देख सके मेरे साथ क्या ठीक हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है?
क्या हम इतनी हद तक मशीनों के गुलाम हो चुके हैं? ये मतलब सब पैसों का खेल हो गया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो जैसे ये आजकल बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात बहुत कड़वी बहुत तीखी लगेगी, हालांकि कड़वा तीखा भी जरूरी है। जैसे शरीर के लिए कड़वा तीखा जरूरी है, वैसे कुछ बातें भी कड़वी तीखी होनी जरूरी है। कि हमारे यहाँ चिकित्सा का व्यापार कभी नहीं हुआ है। भारत में चिकित्सा का व्यापार करना पाप माना गया है। तो खूब बड़ा पाप माना गया है। एक रेफरेंस यदि मैं कोट करूं तो गुजरात और महाराष्ट्र में एक ग्रंथ को खूब माना जाता है, आर्यभिषक नाम का ग्रंथ है, जिसके लेखक है शास्त्री शंकर दाजीपदे। 19वीं शताब्दी के अंत भाग में मुंबई के खार में रहते थे और उन्होंने वहाँ एक मैगजीन जैसा कुछ चलाया था, जिसमें आयुर्वेद को लेकर के कुछ लिखा था उन्होंने सीरीज में। वो सबको कंपाइल करके एक ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम रखा गया आर्यभिषक। उसकी प्रस्तावना में वो लिखते हैं कि एक चिकित्सक जब अपने रोगी से अन्न या तो धन की अपेक्षा करता है तो उससे तो अच्छा है कि उसको लोहे के गोले को गर्म करके जब वो लाल हो जाए तो उसको निगल के खा जाना चाहिए, या तांबा या ओके, सीसा गर्म करके उसका रस बना के पिघला के पी जाना चाहिए। मतलब वो लाइक उसको मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए इतना घिनौनी हरकत करने से पहले। जब कई सारे वैद्यों के साथ हमारी बात हुई है, मेरा उनसे पूछना होता है कि जब एक रोगी आपके पास आता है तो आपका उसके साथ क्या रिश्ता होता है, तो उनका कहना होता है कि मेरे पास जब भी कोई रोगी आता है तो वो मेरे लिए मेरे बेटे या बेटी के समान है। उसकी आयु क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मेरी आयु 50 साल है, मेरे मरीज की आयु 90 साल है, फिर भी वो मेरी बेटी ही है। ओके। मैं उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये दृष्टि रखी गई है, तो ऐसा नहीं रहा है कभी। तो मतलब ये, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा करने से उनका घर नहीं चलता था। यदि घर नहीं चलता होता तो क्या आयुर्वेद इतने सालों तक जिंदा रहता? उसकी अलग व्यवस्थाएं थी, खैर वो अभी का विषय नहीं है, तो हम विषयांतर नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो मूल रूप से ये व्यापार को ही वर्जित माना गया है। हमारे यहाँ अन्न का व्यापार वर्जित माना गया है। आज रेस्टोरेंट्स देखिए कितने खुले हुए। हमारे यहाँ दूध का व्यापार वर्जित माना गया, आप डेयरी ओके। देखिए कितनी खुली है। हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा का व्यापार वर्जित माना गया, आप देखिए फीस लेकर चलाने वाले स्कूल कितने बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ न्याय का व्यापार वर्जित माना गया, सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के कितने लाख रुपए लग रहे हैं देख लो। हमारे यहाँ चिकित्सा का व्यापार वर्जित माना गया है। एक एक ऑपरेशन के एमबीबीए एमडी में सीट के, एक एक पीजी की सीट लेने के करोड़ करोड़ की तो नीलामी लगती है। तो ये सभी के व्यापार हमारे यहाँ वर्जित हैं और वर्जित थे। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए ये सबकी सेहत यहाँ पर श्रेष्ठ रहती थी, इसीलिए दुनिया भर को लगता था कि नहीं यहाँ से कुछ सीखना है, कुछ लूटना है, जो भी करना है यहाँ से लो। तो हमारी श्रेष्ठता के पीछे कई सारी चीजें थी, सिर्फ ये नहीं, लेकिन हमारी व्यवस्था में ये सबको यदि आप कुछ जानते हो तो ये समाज के उत्कर्ष के लिए आपको इसका उपयोग करना है। ये आपका धर्म है, ये कमाने का पेशा नहीं है। लेकिन आजकल तो ये सबको पेशा बना दिया गया है। अब फिर जब एक एमबीबीएस डॉक्टर आपसे कंसल्टिंग चार्जेस लेकर के आपको पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करेगा, और जब कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपसे कंसल्टिंग चार्जेस लेकर के आपको गिलोय घनघटी प्रिस्क्राइब करेगा, क्या फ़र्क रह जाएगा दोनों में? अच्छा, आयुर्वेद में और एलोपैथी में एक बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ तो औषधि निर्माण कोई अलग कार्य नहीं माना गया, वो वैद्य का कार्य है। ओके। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये दवाई आप झंडू फार्मेसी की ले लो, ये लायन ब्रांड की ले लो, ये पतंजलि की ले लो, ये इसकी ले लो, ये उसकी ले लो, ये डाबर की ले लो। ये नहीं होता है। या फिर वो कॉर्नर वाले मेडिकल की ले लो। हाँ तो वो नहीं होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि वैद्य खुद अपने परिवार में औषधि निर्माण करता है, ओके। और इसके लिए वैद्य के पास एक उपवन भी होता है कि जहाँ पर औषधियाँ लगाई जाती है, और उसी से वो बनाता है, उसको पता होता है। अब आजकल सब चीजें मैकेनिकल बन गई है, कौन से तिथि में कौन से नक्षत्र में औषधि को उसके पौधे से लेना है, ये भी है। और उसके आवाहन मंत्र होते हैं कि जब भी आप पौधे के ऊपर से उस औषधि को तोड़ते हैं उससे पहले आपको प्रणाम करके मंत्रोच्चार करना होता है उस प्रकार के भाव के साथ, तब जाके आप वो औषधि को स्वीकार करने के अधिकारी बनते हो। क्या इंडिया में ऐसा कहीं पे है अभी खूब भी? खूब खूब है, खूब ओके, है। कुछ एग्जांपल? अब यहाँ पे एक वैद्य है ओके, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हाँ। जो काफ़ी हद तक खुद दवाइयाँ बनाते हैं। ओके। हम लोग यहाँ पे एक संस्था से जुड़े हुए जो गुरुकुल व्यवस्था से प्रेरित शिक्षा दे रहा है, वहाँ पे सब बच्चों को औषधि के आवाहन मंत्र सिखाए जाते हैं। ओके। तो ये काफ़ी कुछ है। और ये लेते लेते समय, औषधि लेते समय, बनाते समय आपके औषधि बनाने वाले के मनोभाव क्या है, इससे भी तय होगा कि वो औषधि कैसे काम करेगी। ये सब चीज़ें हमको समझ में नहीं आती क्योंकि हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग से हमारे दिमाग के दरवाजों को बंद कर दिया है। हमें लगता है कि जो मैं नहीं समझ पाता वो है ही नहीं। मतलब ये देखिए कि कितना बड़ा अहंकार है कि जो मैं नहीं समझ सकता वो झूठ है। हाँ, लोग तो सीधे पूछे बताओ इसके पीछे क्या साइंस है। हाँ, मतलब आप नहीं समझ सकते वो झूठ है। इससे बड़ा घमंड, इससे बड़ा क्या कह सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए कि ये कैसी अवस्था में हम आ गए हैं। हम ये तो स्वीकार करें कि भाई ऐसा कुछ है जो मैं शायद नहीं जानता हूँ।
तो ये सब कुछ हमारे यहाँ रहा है, इसी तरह से औषधियाँ तैयार की जाती है, इसी तरह से औषधियाँ दी जाती है, बेची नहीं जाती है, और उनका सेवन करने की विधि होती है। अच्छा, एक समस्या ये भी हो गई है कि पथ्य अपथ्य के बिना औषधि का कोई ज़्यादा महत्व रह नहीं जाता है। ओके। पथ्य अपथ्य का अर्थ है कि क्या आपको पचेगा, क्या नहीं पचेगा, क्या आपको हम्म। खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी बीमारी में क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। तो अ, आजकल बहुत सारे ऐसे भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हो गए हैं कि जो आपको ये बताते हैं कि आप इतनी गोलियां ले लो, अब ठीक हो जाओगे। हम्म। और फिर पूछते हैं लोगों से कि खाने पीने में क्या करें, ध्यान क्या परहेज रखें। नहीं नहीं, वो आप नॉर्मल खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि लोगों के घरों में क्या खाया जा रहा है, आप ये भी नहीं जानते उनके घर में इंग्रेडिएंट्स क्या उपयोग में आ रहे हैं, आप ये भी नहीं जानते उनका रेगुलर फूड क्या है, और आप कह देते हो कि नहीं रेगुलर खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ये दिस इज अ सीवियर कंसर्न विच आई कॉल एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेद। हमारी एक मित्र है जो डॉक्टर हैं, हम्म। और साथ में गुरु शिष्य परंपरा से आयुर्वेद का अध्ययन कर रही है। ओके। तो हम खूब साथ में काम करते हैं, क्योंकि वो तो दोनों ही विधा की जानकार हैं, हम्म। हम तो दोनों में विद्यार्थी अवस्था में हैं। तो उनके साथ बात करते करते ये शब्द निकल आया था कि यही हो रहा है आजकल। हम्म। मतलब आप हड्डी अगर टूट गई, आप किसी आयुर्वेद के एक्सपर्ट के पास जाओगे, वो भी कहेगा एमआरआई दिखाइए। हम्म। अब आपको एमआरआई से क्या लेना देना, एमआरआई तो आगे पीछे भी हो जाएगा कभी। लेकिन हम ये सौभाग्य है कि हम ऐसे कई सारे वैद्यों से मिले हैं कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं, क्या एमआरआई, क्या सिटी स्कैन। किसी को सर में चोट लगी थी, वो ऐसे 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 करके उन्होंने हाथ फेरा, बोले कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ठीक है। बट उसके लिए डॉक्टर को नॉलेज होना जरूरी है। क्या? उसके लिए डॉक्टर को हाँ, नॉलेज होना नहीं नहीं, ये तो उनको मैं जिनकी बात कर रहा नॉलेज हूँ नहीं है। उनको हाँ। तो ये पारंपरिक ज्ञान था। हम्म। वो कुछ पढ़े वढ़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने बुजुर्गों से, अपने गुरु से ये सब से लिया था। हम्म। और फिर बाद में जिनको इंजरी हुई थी, उन्होंने सिटी स्कैन करवाया अभी, तो हम्म। बोले सब ठीक है। हालांकि जब चोट लगी तो इतनी बड़ी आवाज़ आई थी कि हमको लगा ये तो नारियल फूट गया पूरा। ओके। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा आपकी हड्डी टूट गई, चलो हम हड्डी के कितने भी टुकड़े करके लाओ, लिगामेंट के कितने भी टुकड़े करके लाओ, हमको जोड़ देंगे। तो वो उनके हाथों में जादू होता है, यूं यूं करके उनको समझ में आता है कि कहाँ से क्या टूटा है, और वो ठीक भी कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसा करने में बिगाड़ भी देते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप सही व्यक्ति के पास जाएं, तो ये थोड़ी परख तो रखनी पड़ेगी। हम्म। तो ये कोशिश हम करते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए। और राइट। हम खुद तो बहुत कम जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, शायद विद्यार्थी भी कहलाने के लायक हम्म। नहीं है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में बता देते हैं, और फिर जब भी कोई गंभीर बीमारी की कोई बात करता है तो ऐसे हम्म। कुछ जानकार वैद्यों का संपर्क है, जो संपर्क हम देते हैं लोगों को। लेकिन वो संपर्क देने से पहले हम कहते हैं कि यदि आप परहेज कर सको, यदि आप में श्रद्धा हो तो ठीक है, यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप मत जाइए। क्योंकि ये कोई मटीरियल साइंस नहीं है। हम्म। आपको जब एक पैरासीटामोल दी जा रही है तो वो लार्जली एक मटेरियल साइंस है। हालांकि आजकल एलोपैथी में भी प्लेसिबो इफेक्ट की बातें होने लगी है, अच्छी बात है। लेकिन प्लेसिबो को भी किस तरह से समझा जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, ये थोड़ी एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो विशुद्ध रूप से ये है कि आप किसमें कितनी श्रद्धा रखते हैं, उसके हाँ। हिसाब से आपको ठीक होगा। यदि आप संशय के साथ, संशयात्मा विनश्यति, संशय के साथ में यदि आप लेते हैं औषधि, हम्म। यदि आप उनकी कई बातों का पालन नहीं करते हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो हम हम्म। मतलब आयुर्वेद इज अ लग्जरी विच नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। हाँ। ये भी हमारा मानना है कि उसके लिए थोड़ा तो संयम आप में होना चाहिए। हम्म। तो वो भी जब नहीं होगा तो फिर सबको तो वो अमृत मिल नहीं सकता ना। हम्म। वो तो उसी को मिलेगा जो इतना संयम रखेगा। तो वैसा भी है, लेकिन बहुत जानकार हैं आज भी। तो इसलिए तो बोलते हैं बहुत सारी बीमारियां दवा से ना ठीक होके दुआ से ठीक हो जाती है। दुआ से ठीक हो जाती हम्म। है, धैर्य से ठीक हो जाती है, सही आहार विहार से ठीक हो जाती है। ये सब ना हो तब जाके दवा की बात आती है। राइट। मतलब हम तो इस अभिप्राय के हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का भी कम से कम उपयोग किया जाए, क्योंकि आजकल तो वो भी मास प्रोडक्शन से बनती हैं। हम्म। हमने कुछ कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ हमने आयुर्वेदिक फार्मेसीज को देखा है। अब उसमें और किसी दूसरी फैक्ट्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। हम्म। मतलब यहाँ तो इतना सब कुछ कहा गया है, चरक संहिता में तो यहाँ तक कहा गया है। मैं श्लोक में शायद थोड़ा आगे पीछे कर दूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यद देश से यो जंतु तस्मात् देश से औषधम, जिस देश का जंतु है उसी देश के औषध से आप ठीक होंगे। अर्थात ओके। यदि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, मैं किसी काम से दिल्ली गया हूँ, मैं बीमार हो जाऊँ, तो मुझे दिल्ली की औषधि नहीं लेनी है, मुझे ओके। गुजरात की औषधि लेनी है। हाँ, मैं परमानेंट वहाँ पर सेटल हो गया हूँ तो अलग बात है, हम्म। क्योंकि मेरे शरीर की पूरी बनावट मेरे भौगोलिक क्षेत्र के जलवायु से, पंचमहाभूत से बनी है। हम्म। और वो गुजरात का, दिल्ली का अलग है। तो वहाँ की औषधि मेरे ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे नुकसान होगा, लेकिन इतनी कारगर नहीं होगी जितनी यहाँ की होगी।
अब आप तो मास प्रोडक्शन से ले रहे हो, जिसमें कोई हरिद्वार से बन के आ रही है, कोई केरला से बन के आ रही है, कोई तमिलनाडु से बन के आ रही है, कोई कलकत्ता से बन के आ रही है, और आप कहीं तीसरी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आप खा रहे हो दवाई, आप कह रहे हो मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। आयुर्वेद के फंडामेंटल नियम का ही तो भंग हो रहा है यहाँ पे। और कैसे ठीक होंगे आप? प्लास्टिक की डिब्बियों में तो दवाइयाँ आती हैं। प्लास्टिक कोई खाने की चीज़ होती है? प्लास्टिक में तो भरा हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक की डिब्बियों में दवाइयाँ आती है, पॉलीथीन में दवाइयाँ आती हैं। वो दवाइयाँ कितनी दूर दूर से मंगवाई जाती है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का कोई ठिकाना नहीं है। एक फैक्ट्री में चार चार दवाइयाँ बन रही है, सबकी इसकी भस्म उड़ के उसमें जा रही है, उसकी इसमें जा रही है। वहाँ भी पता नहीं किस तरह के बर्तनों में बनाई जाती है, उनकी शुद्धि का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, किस प्रकार की अग्नि पे पकाया जाता है उनका भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कितने लोगों के हाथ से छू के आती है। छूने का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फिजिकली पोल्यूट हो जाएगी, उसकी चेतना के स्तर के ऊपर भी तो प्रभाव होगा, जिसका हाथ छुएगा उसके हिसाब से उससे भी तो फर्क पड़ता है। कौन उसे तोड़ के लाता है, कैसे लाता है, कुछ अता पता नहीं है। प्रोडक्ट के रूप में हम कंज्यूम किए जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम ये दवाई से ठीक नहीं होते, तो ये तो तरीका ही नहीं है। इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं क्या, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे श्रीलंका में और हाँ। दवाई उनकी हिमालय से मंगवाई थी, चूंकि वो थे अयोध्या के। थे अयोध्या के। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, किसने कहा था ये दवाई लाने के लिए? वहाँ के सुषेण श्रीलंका वैद्य के, ने, जो श्रीलंका जलंका के के थे। थे। हाँ। तो वो तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ है, वन तो वहाँ भी था। इतनी बड़ी अशोक वाटिका हनुमान जी ने ऐसे ही तो नहीं उजाड़ी थी, तो फिर भी बोल रहे कि नहीं वहाँ जाके लेके आओ, क्योंकि तुम हो वहाँ के। तो कहीं ना कहीं हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये उदाहरण सुना था कभी, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि लोग कहेंगे कि ये सब कुछ करना आज संभव नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर हो सकता है कि हम कम से कम भोजन में थोड़ा सा संयम बरतें। हम मैदा खाना छोड़ दें, हम रिफाइंड शुगर छोड़ दें, हम आयोडाइज सॉल्ट छोड़ दें। हम बाहर का तो लगभग लगभग सब कुछ छोड़ दें। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक जैसा कचरा तो अभी कभी खाए पिए नहीं। चॉकलेट बिस्किट आइसक्रीम ये सबसे तो 50 गज की दूरी बना के रखें। घर का बढ़िया, हमारे यहाँ व्यंजनों की कोई कमी नहीं है। तो ऋतु के अनुसार जो बढ़िया व्यंजन है, अभी श्राद्ध पक्ष गया, तो श्राद्ध पक्ष में खीर खाने का खूब महिमा है, क्योंकि आपका सारा पित्त प्रकोपित होता है इस समय। तो आप बढ़िया खीर खाइए, आप एकदम ठीक होने लगोगे उससे। खीर नहीं खाओगे तो आपको पित्त से संबंधित सारी समस्याएं होने लगेगी, क्योंकि सर्दी थी ना, अचानक से गर्मी बढ़ी है, धूप बढ़ी है, तो पित्त तो आपका इस समय प्रकोपित होगा ही होगा। तो उसका शमन करने के लिए ये सब जरूरी है। तो ये सब हमारे यहाँ बताया गया है, ये बहुत उचित है। मकर संक्रांति पे जैसे लगभग लगभग पूरे देश में तिल के लड्डू की बात है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, साउथ में है, उत्तर में भी है। पंजाब में जैसे गन्ने की बात चलती है कि गन्ना खाओ उस समय, तो गन्ना है, तिल है, गुड़ है। ये मराठी में एक कहावत भी है, तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए, ऐसी कहावत है वहाँ पे। तो ये समय तो तिल और गुड़ खाने का है, क्योंकि सर्दी है, आपकी जठराग्नि सबसे प्रदीप्त है, सबसे अधिक प्रदीप्त है आपकी जठराग्नि उस समय। तो आप चाहे जो खा लीजिए आपको पच जाएगा। ये कहा जाता है कि सूर्योदय होने के बाद में 2-2.5 घंटे तक आपकी जठराग्नि सबसे अधिक प्रदीप्त होती है। उस समय आपको गुरु भोजन करना चाहिए, हल्का नहीं खाना चाहिए, भारी खाना चाहिए। आप यदि शुगर के मरीज हो और उस समय गलती से थोड़ा मीठा खा लोगे तो आपको समस्या नहीं होगी। आप दोपहर में मीठा खाइए, आपको ज़्यादा समस्या होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाइए मीठा, पहले तो खाइए, पहले शुगर को ठीक कीजिए। बीमार रहना पाप है, मैं तो ये मानता हूँ। बीमार रहना पाप है। ईश्वर ने आपको ये शरीर, आप इसके मालिक नहीं हो, आप किराएदार। ये शरीर बिगाड़ने के लिए नहीं दिया है, तो बिगाड़ना पाप है। पहले तो इसको ठीक करो, ठीक करने के लिए जो करना पड़ता है वो करो। तो सुबह के समय आपको किसी भी चीज़ को खाने से जो होने वाली समस्या है वो कम हो, तीव्रता उसकी कम होगी, क्योंकि आपकी जठराग्नि कंपैरेटिवली अधिक प्रदीप्त है। और सूर्यास्त के बाद वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए। चलिए आजकल किसी के फास्ट लाइफ में किसी के लिए संभव नहीं होता है, आप कम से कम 7 बजे खा लीजिए, 7:15 बजे खा लीजिए, 7:30 बजे खा लीजिए, जितना हो सके उतना सूर्यास्त के बाद जल्दी खा लीजिए। लेकिन आप 9 बजे खा रहे हैं, आप 9:30 बजे खा रहे हैं, आप 10 बजे खा रहे हैं, तो फिर तो हो चुका बंटाधार। और 22-25 की उम्र में, 30 साल की उम्र में आपको लगता है कि मैंने खा लिया रात के 12 बजे, देखो मेरे को कुछ हुआ नहीं, तो नहीं होगा। एक बढ़िया कहानी चल रही है कि पहले गांव में जिस तरह से अनाज भरने की कोठी हुआ करती थी बड़ी, तो उसमें क्या होता था कि ऊपर से आप अनाज डालते हो, नीचे से एक छोटी सी खिड़की होती है जहाँ से अनाज निकालते थे। राइट। तो एक आदमी का ऐसा था कि उसने गेहूं भरे थे आधे तक, फिर ऊपर से कंकर डाल रहा था। नीचे से क्या निकलेगा? गेहूं ही निकलेगा, क्योंकि आधे तक भरा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि देखो मैं तो कंकर डाल रहा हूँ फिर भी गेहूं निकल रहा है, तो कंकर अंकर कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 35-40 की आयु होगी तो वो गेहूं खत्म हो जाएगा, फिर कंकर ही निकलेगा।
तो अगर उस समय कंकर नहीं निकलने देना है तो अभी कंकर डालना भी नहीं है। मतलब हर एक क्रिया का परिणाम तुरंत नहीं आता है, कोई 5 साल बाद भी आता है, कोई 10 साल बाद भी आता है, कोई 20 साल बाद भी आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें पहले से ध्यान रखना जरूरी है। कुछ चीज़ों को हमें, बर्थडे पे केक खाना, इससे बड़ी बेतुकी की बात क्या होगी? क्या है केक में? कुछ नहीं है। मतलब ये केक के इर्द गिर्द जो बना हुआ फैसिनेशन है, फैशन है, वो सबको किनारे कर दिया जाए तो स्वाद में भी कोई इतना बढ़िया तो लगता नहीं। अब हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं, हमारे यहाँ गुजरात में सुखड़ी नाम से एक मिष्ठान बनता है। गेहूं का आटा, घी, गुड़, ये तीनों चीज़ें ही लगती है उसमें। फिर ऐसे तरह तरह के, मतलब लड्डू तो मुझे लग रहा है कि 100-200 प्रकार के लड्डू तो आराम से बनते होंगे भारत में। आप देखो, मतलब उसमें पोषण भी है, उसमें स्वाद भी है, सब कुछ है। और वो घी की जो खुशबू है और वो जो हल्का सा गुलाबी रंग आता है जब आपका आटा थोड़ा सा भुन जाता है, और उसमें जब घी मिलता और जब गुड़ मिलता है, और फिर जो मिठाई बनती है, आप देखो मतलब वो इतना आपको अंदर से तृप्त करती है। राइट। तो स्वाद भी है, पोषण भी है, जबकि उसमें दो में से एक भी नहीं है। सिर्फ एक परसीव्ड वैल्यू ऑफ फ्लोइंग विद द फ्लो है, परसीव्ड वैल्यू ऑफ बीइंग इन द ट्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो लेकिन अब ये बन गया है कि भेड़ चाल। ये खाना भेड़ चाल है एक तरह से, ये करना पड़ेगा। और हम इसको भेड़ चाल कहते हैं कि अरे ये तो दिया जला के मंदिर जा रहा है, ये तो भेड़ चाल है। अब भैया बढ़िया कैंडल बुझाओ, मतलब जीवन में अंधेरा करो, अंधेरा है। और कैंडल बुझाने के नाम पे जिस केक को खाने वाले उसके ऊपर थूको, है ना, और फिर उसी के अंदर उसका सिर डालो, उसका बढ़िया पसीना वसीना सब अंदर डालो, और ये सब मिश्रण होने के बाद में हम खाएंगे, है ना। जब तक ये सब कचरा नहीं डलाए तब तक हम खाएंगे नहीं। तो पूछना पड़ेगा स्वाद का है। हाँ, तो ये बात कही जाती है ना कि वैसे कई सारी जगह पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जब खाना वाना बनता है तो आटा पैरों से गूंदा जाता है, क्योंकि इतना सारा आटा है। आजकल मशीन आ गई, पहले नहीं होती थी, हाथ से कितना करोगे। तो फिर वो लोग मजाक मजाक में कहते थे ना कि हम लोग तो नमक थोड़ा कम डालते हैं क्योंकि नमक ऐसे भी डल जाता है थोड़ा सा। तो फिर वो स्वाद आता है, वो स्वाद के आदी हो तो अलग बात है। बाकी शुद्ध भोजन, मतलब एक किसी बड़े योगी से हमारी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि भारत में वैराग्य जो है वो तो केवल सन्यासियों के लिए है, संसारी को तो भोग करना है। लेकिन भारत का और पश्चिम का फर्क ये है कि हमारे तो भोग भी श्रेष्ठ कक्षा के, हम कोई अहरे गहरे भोग नहीं करते हैं। मतलब देवताओं का जब वर्णन आता है तो उसमें तो एकदम सुंदर भोगों की कल्पना आती है ना, जो सब तरह से श्रेष्ठ है। ये नहीं कि सिर्फ स्वाद में, और आजकल तो स्वाद में भी श्रेष्ठ नहीं है। मतलब ये सब खाते खाते, पहले हम लोग भी कभी खाया करते थे, पिज्जा विज़्ज़ा खाया करते थे, और फिर वो खाते खाते ही लगता था कि अरे ये, मतलब इसको गले से उतारने के लिए आपको साथ में वो कोक वो ये सब पीना पड़ता है। मतलब एक कचड़े को गले से उतारने के लिए दूसरा कचड़ा डालना पड़ रहा है। तो अभी आप पिज्जा नहीं खाते? लाइक कितना नहीं, टाइम हो गया आपको पिज्जा खाए? 2014-15 में छोड़ दिया था। ओके। उस समय से चीज़ छोड़ दिया था, मैदा बहुत कम कर दिया था, पूरा तो छोड़ नहीं पाए। डोमिनोज और लैपिनोज तो अभी आए हैं। हाँ, नहीं नहीं, उस समय भी नहीं, डोमिनोज तो उससे काफ़ी पहले से था, यूएस पिज़्ज़ा भी नहीं, पर था, अभी नए पिज़्ज़ा नए हट भी था। वेराइटी हाँ आए हाँ तो हाँ, टेस्ट। तो वो तो पता ही नहीं है कि कैसे होते हैं, और फिर कभी मन किया भी नहीं। मतलब कोशिश ये है कि केवल उन चीज़ों को खाया जाए जिनको बनाने की पूरी विधि हमको पता है। तो अगर आपको पिज्जा को रिप्लेसमेंट करना है घर के कुछ कुछ आइटम से, तो आप किसके साथ करेंगे? रिप्लेस तो तब करना होगा ना जब आपको उसका मन करेगा। पहले तो ये करना है कि जब मन ही नहीं करेगा। मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि चिकन को किससे रिप्लेस करोगे, भैया किसी से ही नहीं, हमने कभी खाया ही नहीं है तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे। हालांकि पिज़्ज़ा खाया है, लेकिन उसको जब छोड़ चुके तो फिर वो बात नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भोजन में हमारे यहाँ षड रस कहे गए, तो षड रस का आपके भोजन में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ नया वर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, तो उस समय दक्षिण भारत में ये परंपरा है कि तेलंगाना में खास करके वहाँ पर एक पेय बनता है, एक ड्रिंक बनता है, जिसको शायद पचड़ी कहते हैं, मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि मतलब उस समय नीम, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि चैत्र में जो नीम का सेवन करेगा उसको साल भर में ज्वर नहीं होगा, बुखार बुखार नहीं आएगा। तो नीम का सेवन भी क्या, नीम के जो फूल लगते हैं उसे मोहर कहते हैं यहाँ पे, तो उसका सेवन करना है। तो साथ में नीम के पत्ते का भी सेवन करना है। तो ये जो पेय बनता है उसमें सारे के सारे रस हो, उस प्रकार से उसको बनाया जाता है। 6 के 6 रस उसमें होने चाहिए। उसमें मिठास के लिए शायद शहद डाला जाता है, काला नमक डाला जाता है उसके लिए, लवण के लिए, फिर इमली शायद डाली जाती है खट्टेपन के लिए, फिर शायद कुछ और, मतलब नीम कड़वाहट के लिए डाला जाता है, काली मिर्च डाली जाती है तीखेपन के लिए, और शायद कुछ और भी होता है। तो ये 5-6-7 चीज़ें मिला के बनाया जाता है जिसमें सारे के सारे रस हो, तो आपका भोजन संपूर्ण वही होगा जिसमें सभी रस उपलब्ध हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि एवरी मील शुड कंटेन ऑल 6,
लेकिन ओवरऑल आपके शरीर में ये 6 के 6 जाने चाहिए। तो आवश्यकता ये है, 6 के 6 स्वाद आपको लगने चाहिए अच्छे, ये आवश्यकता है। जैसे कषाय रस है, कषाय का बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन ड्राई में कषाय रस होता है। आंवला आप ले लीजिए, आंवला कषाय होता है। तो इस तरह के कई सारे खाद्य ऐसे कि जो कषाय है, कई सारे मधुर है, कई सारे तिक्त है, कई सारे कटु है। तो हर एक रस का हमारे शरीर के भीतर जाना जरूरी है। ये भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि मधुरेण समापयेत, कि भोजन का अंत आप मधुरता से करो। ये भी हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद पानी नहीं पीना हाँ। कभी भी। बीच में थोड़ा सा आप ले सकते हो, वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खा रहे हो। जैसे कि आप खिचड़ी खा रहे हो तो आपको बीच में पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खिचड़ी में आपने छाछ मिला ली है, कुछ ये किया है, वो किया है। हाँ, अगर आप सूखा का सूखा ही खा रहे हो तो फिर आपको बीच में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। या हाँ, ये भी कहा गया है कि भोजनांते तक्रम वैद्य से किम प्रयोजनम, कि जो भोजन के बाद में छाछ पीता है उसको, उसके घर वैद्य को जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो बीमारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो एड करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ ऐसे छोटी छोटी युक्तियों में कही गई है। मालिश एक बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यंगम नित्यम आचरे कहा गया है कि आपको हर रोज़ मालिश करनी चाहिए। ओके, तो पूरी वो, बॉडी का? हाँ, पूरी बॉडी का मालिश? वैसे पूरे बॉडी की करनी चाहिए। नहीं कर सकते कम से कम जॉइंट्स की कर लो। ओके। उतने भी नहीं कर सकते कम से कम उन जॉइंट्स की कर लो जो पीड़ा दे रहे हैं या पीड़ा दे सकते हैं। घुटने की कम से कम कर लो, पैर की एड़ियों की कर लो, है ना, क्योंकि वो हाथ का तो क्या है कि कभी आपने हाथ से काम लिया, कभी नहीं लिया। पैर तो लगातार शरीर का बोझ ढोते हैं एक तरह से। तो अब ये भी है कि सर्दियों में, मैं बात यहाँ की कर रहा हूँ, गुजरात के इलाके की कर रहा हूँ, तो सर्दियों में मूल रूप से सरसों के तेल की मालिश की जाती है। गर्मियों में जो है तेल, ये अपने कोपरेल की मालिश की जाती है। इनमें से कुछ भी ना हो तो मान लीजिए कभी भी आप तिल के तेल की मालिश तो कर ही सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि ये भी वो वाले ना हो, क्या कहते हैं, रिफाइंड रिफाइंड वाले ना हो, ये कच्चे घानी के तेल हो। तो तेल ना खाना एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ पे। तेल ना खाने से क्या होने लगा है कि तेल वात नाशक होता है। तो वायु जब बढ़ती है शरीर में, वात बढ़ता है, तो उसका नाश तेल से होता है। ओके। और तेल के ना खाने से क्या होता है कि वात बढ़ता है। तो वात बढ़ने से क्या होता है कि जब आप एक आयु के हो जाते हैं, एलोपैथी उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी वगैरह कहता है। लाइक कौन सा तेल? रिफाइंड तेल तो सब खाते हैं। घानी का तेल खाना चाहिए। ओके। रिफाइंड तेल में तो क्या होता है कि तेल जब बनता है, हालांकि हमने तो ऐसे भी प्रोसेसेस किए हैं कि जिसमें हमने मूंगफली को हाथ से चूरा करके, दूर दराज के गांव में ऐसे भी साधन हमने देखे हैं कि जिन साधनों के द्वारा आप हाथ से तेल निकाल सकते हो, ना बैल ना मशीन, ना बिजली ना कुछ और। तो ऐसे भी साधन हमने देखे, तो हमने तो हाथ से तेल निकाला है और वो तेल हमने चखे हैं। अरे आप, इतना गाढ़ा तेल होता है, आपको लगे कि घी की ज़रूरत नहीं है मुझे, इतना स्वादिष्ट होता है। और पूरी मूंगफली की खुशबू के साथ, ओके। तिल हो तो तिल की पूरी खुशबू के साथ, जो भी तेल हो, तो पूरा वैसा तेल होता है। लेकिन रिफाइंड विफाइंड जो तो मिलता है उसमें से काफ़ी सारा एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया जाता है, फिर जो बचा कुचा आपको बेच दिया जाता है। तो वो तो मतलब वो खाने से तो ना खाना बेहतर है, लेकिन लोग तो वही खाते हैं। तो घानी का तेल आजकल तो धीरे धीरे ये सब मूवमेंट चल पड़ा है, तो आपको मिल जाता है आसानी से। मशीन भी मिल जाती है, अगर आपको घर पे निकालना है तो आप मशीन ले आइए, घर पे प्लग इन कीजिए, आप ऊपर से मूंगफली डालिए और तेल निकल जाएगा। इस तरह का भी होने लगा है आजकल। तो जो वो अफोर्ड कर सकते हैं वो करे, घानी का जो कर सकते हैं वो करे। गाँव में रहने वाले बैल की घानी से करवा सके तो वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बैलों का सारा काम हमने छीन लिया है मशीनों ने। इस कारण से बेचारे बैलों को काटा ही जाने लगा है। गाँव में जब गाय ब्याती है, तो जब बछड़ी होती है तो बछड़ी जिंदा रहती है, क्योंकि वो दूध देने वाली है। हाँ। बछड़ा जिंदा नहीं रहता, राइट। क्योंकि बछड़ा क्या ही काम में आएगा। तो यदि आप बैल की घानी से तेल मंगवाते हो तो आप बेचारे उस बैल को ही कुछ खाना दे रहे हो। आप यदि ट्रैक्टर से खेती किया हुआ अन्न खा रहे हो, उसकी तुलना में बैल से जुता हुआ खेत जो है उसका अन्न खा रहे हो, तो भी अच्छी बात है। आप यदि मतलब बैल से कुछ भी काम करा रहे हो तो आप उतनी गो हत्या के पाप से बचते हो। ये मैकेनिस्टिक वे ऑफ लाइफ में हम सभी गो हत्या के पाप के भागीदार हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो आज गौ हत्या हो रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग डेयरी का दूध पीते हैं। हम्म। फिर हम डेयरी से दूध लेके आते हैं, उसके लिए बहुत सारी गायें वहाँ पर पालते हैं, और जैसे वो गायें दूध देना कम कर देती है, जो बछड़े होते हैं उन सबको वो सीधा मार देते हैं। वही होता है। और ये तो एक्चुअली अमूल मूवमेंट जो चला था वर्गीज कुरियन के समय, उस समय का है पूरा, कि तब से उन लोगों ने दूध को सिर्फ फैट पे इवेल्युएट करना चालू किया। मतलब ये तो ऐसी बात है कि इंसान को आप वजन से इवेल्युएट करोगे कि भैया ये, अरे वाह कितना 300 किलो का तगड़ा आदमी। 300 किलो का तगड़ा नहीं होता, 300 किलो का बीमार होता है। तो वैसे ही दूध को सिर्फ फैट के हिसाब से देखना, मतलब ये कोई मटेरियल नहीं है। आप उसके भीतर के चैतन्य को भी तो देखो।
कौन सी गाय से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको भी तो देखो। तो हमारा जो देसी गोवंश है उसके दूध की महिमा अपरंपार है। और ये जो डेयरी में प्लास्टिक के पैकेट में मिल रहा है या ऐप से मंगा रहे हैं लोग, पता नहीं वो तो क्या ही आता है, कहाँ से आता है। तो ये भी चीज़ हो रही है। और साथ में ये भी हो रही है कि गोपालन का मुख्य हेतु हमारे यहाँ कभी दूध नहीं रहा करता था। ये एक फंडामेंटल एरर हम सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ गोपालन किया जाता था गोबर के लिए, क्योंकि गाय और खेती एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। बिना खेती के गाय नहीं पाली जा सकती, बिना गाय के खेती नहीं हो सकती। तो यदि आपके पास जमीन है तो आपको खाद चाहिए, यदि खाद चाहिए तो गाय चाहिए, यदि गाय है तो चारा चाहिए, चारा चाहिए तो जमीन चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जब इस प्रकार से गोपालन होता था और चारागाह बड़े बड़े होते थे तो इसमें कोई समस्या नहीं आती थी। जब से दूध मेन प्रोडक्ट बना है, चाहे देसी गाय का ही हो, लेकिन जब दूध मेन प्रोडक्ट है तो जब वो गाय बूढ़ी हो जाएगी तो कौन रखेगा उसको? तो ये तो समस्या आएगी। फिर उसको तो किसी ना किसी तरह से कहीं ढकेला जाएगा, कुछ होगा। तो वो सब में सब पाप चढ़ेगा तो हमारी हिम्मत है। राइट। ये सब भी ऐसे बिंदु है जिसके ऊपर यदि हम कुछ ना भी कर पाए, कम से कम जागृति होना जरूरी है, कम से कम संवाद होना जरूरी है समाज में इन सब विषयों के ऊपर। क्योंकि ये सब कुछ किया धरा तो अल्टीमेटली इसी तरह का जो मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है। जैसे मैंने शुरू में क्या कहा था कि हमारे दूध का व्यापार वर्जित है। सोचो, दूध का व्यापार वर्जित है तो फिर ये माजरा होगा कभी? नहीं होगा। और दूध का व्यापार वर्जित था इसलिए गांव गांव में दूध घी की नदियां बहती थी। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन जिनको चलाना था उन लोगों ने पिक्चर क्या खड़ा किया, अरे बेचारे ग्वालों को तो खाना खाने के पैसे भी नहीं मिलते। अरे बेवकूफो, खाना खाने के पैसे नहीं लगते गांव में, खाना सबके पास होता है, शहरों में लगते हैं पैसे। मतलब कितनी हद तक की ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं। और ठीक है, कहीं किसी जमींदार ने, दुष्ट जमींदार ने कुछ जमीन वमीन किसी से ली होगी, कुछ कर्जा वर्जा हुआ होगा, लेकिन कुछ केसेस को सिग्निफाई करके, मतलब कुछ केसेस को ग्लोरीफाई करके उसके ऊपर से एक नैरेटिव सेट कर देना। और वो नैरेटिव इसलिए सेट करना क्योंकि आपको डिमांड क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने मार्केट के लिए। इससे बड़ी दुष्टवृत्ति क्या होगी? ये तो दुष्टता है पूरी की पूरी। तो इसलिए ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं हुई हैं। और गोपालन हुआ है एक तो गाय के प्रति जो प्रेम है उसके लिए, दूसरा गोबर के लिए, तीसरा बैल के लिए। क्योंकि खेती करनी है तो बैल के बिना काम नहीं होगा। अच्छा, गाय आएगी चलो कोई बात नहीं, दूध दे देगी, लेकिन प्रमुख आवश्यकता बैल की होती थी सारे कामों में। और गाय आती थी तो चलो वो दूध तो दे ही देती थी। तो सबकी उपयोगिता होने के कारण कभी इस प्रकार के पाप हमारे यहाँ नहीं हुई जो आजकल हो रहे हैं। आजकल बेचारी गाय प्लास्टिक खा रही है, उनके पेट यूं फूले हुए होते हैं, देख के इतनी दया आती है। और ये सब इसलिए क्योंकि हमको पनीर खाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये मिठाइयाँ, हमको प्रसाद में पेड़े बांटने हैं। हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये पेड़े बनने के लिए जो दूध आ रहा है वो दूध कैसे आ रहा है। आप एक बार गाय पाल लो ना, या तो कम से कम जो अच्छे से पाल रहा है उसका कुछ समर्थन कर दो। लेकिन ये तो देखो, मतलब हम इतने बेवकूफ़ हो गए कि हमें ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। अमेरिका का एक सर्वे हुआ था, मेरे पास अभी आया था कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एडल्ट अमेरिकन्स बिलीव दैट चॉकलेट मिल्क कम्स फ्रॉम ब्राउन काउज। मतलब इतनी हद की मूर्खता आ चुकी है। और यहाँ तक कि बच्चों को, शहरी बच्चों को जब पूछा जाता है कि बेटा दूध कौन देता है, तो बोले दूध वाला भैया देता है। दूध वाला भैया कहाँ से लाता है? बोले दुकान से लाता है। अच्छा, दुकान में कहाँ से आता है? बोले फैक्ट्री से आता है। फैक्ट्री में कहाँ से आता है? बोले वहाँ बनता होगा। मतलब यहाँ तक बच्चों को नहीं पता, इतनी हद तक प्रकृति से कट कर हम लोग जी रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आयुर्वेद से ठीक नहीं होते हैं। तो फिर अब जब ऐसा ही जीवन जीने का मन बना लिया तो फिर तो आप आयुर्वेद अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे जेब में कितने लाख कितने करोड़ का बैलेंस हो, उससे नहीं मिल सकता। प्रकृति के समीप जाना पड़ेगा, सन्मुख जाना पड़ेगा, नतमस्तक होके जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। दूध तो फिर भी ठीक है, अगर लोगों को ये पूछ ले ना कि घी कहाँ से आता है तो उनको पता ही नहीं है कि घी कहाँ से बनता है। घी का नहीं पता होता है, तेल का नहीं पता होता है, पापड़ का नहीं पता होता है। मतलब कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पापड़ तो कारखाने में बनता है। किससे बनता है? बनता होगा, वो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। मैंने एक बार एक फोटो खींची थी, एक जगह पे कहीं पे रोस्टेड पापड़ मिल रहे थे तैयार, रोस्टेड पापड़ पैकेट, घर लाओ खोलो खा लो। ओके। मतलब घर पे उसको सेकने की भी जरूरत नहीं है। तो इस हद तक जब हम आलसी बन जाएंगे, भोजन का इस हद तक का कमोडिटाइजेशन हो जाएगा, तो कैसे चलेगा? पर पहले तो क्या होता था कि सुबह मम्मी लोग उठते थे, उसी दिन आटा पीसते थे और उसी दिन रोटी बनाते थे। तब उनके पास व्हाट्सएप नहीं होता था। हाँ
और तब उस टाइम इंस्टा तो नहीं होता था। ये जोमेटो हाँ ये भी, ब्लिंकिट वगैरह भी नहीं होते थे कि 10 मिनट के अंदर आ जाए। जोमेटो स्विगी वगैरह और इस तरह के जो ऐप्स है, मुझे लग रहा है कि इनको तो हॉस्पिटल्स के साथ टाइप करना चाहिए कि अगर आप जोमेटो के वो क्या कहते हैं गोल्ड मेंबरशिप सब्सक्राइबर हो लेंगे तो तो आपको हॉस्पिटल। इंश्योरेंस का भी मिल जाएगा साथ में, क्योंकि ये सब करने से वो तो होने ही वाला है। इसलिए तो इसका एक जोक भी है ना कि जो लोग बीमार है पहले ये सब खाते हैं और बीमार हो जाते हैं, फिर रिश्तेदार आते हैं वो मिलने आते हैं उनके लिए सेव या फ्रूट लेके आते हैं, वो उनको हाँ देते हैं और खुद हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वही समोसा वगैरह खाते हैं। वही खाते हैं। नहीं खाओ समोसा खाओ, लेकिन अच्छे तेल का तो खाओ कम से कम। हम्म, आटे का तो खाओ मैदे का हम्म, खाने की जगह, ताजा तो खाओ कम से कम। लेकिन पता नहीं वो कब का वो रखा हुआ है, आलू वालू फ्रिज में पुराना स्टोर करके रखा हुआ है और उसको फिर बना के खा रहे हैं लोग जैसे तैसे। तो मतलब बात वही है कि भोग सब कुछ करो, हम्म, लेकिन किस परिस्थिति में करना है, किस ऋतु में करना है, दिन के किस समय करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा तो ये मानना है कि हमें भोजन में केवल ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जिसके बनने की पूरी विधि को हम जानते हैं। ओके, उदाहरण के रूप से चॉकलेट क्या मैं घर पे बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, मैं नहीं खाऊंगा। लोग कहेंगे कि आप कोको पाउडर ले आओ उससे बन जाएगा। कोको पाउडर कैसे बनता है क्या मैं जानता हूँ? हम्म, नहीं जानता। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो मत खाओ। हम्म, चीज़ कैसे बनता है? घर पे बन सकता है? नहीं बन सकता। लोग कहेंगे कि नहीं इसमें आप दूध को फाड़ो, ये करो वो करो, उसमें आप सोडा डालो। अच्छा सोडा कैसे बनता है पता है आपको? नहीं पता, मत खाओ। हम्म, तो जो चीज़ आपको नहीं पता कि कैसे बनती है, हम्म, या जो चीज़ घर में नहीं बन सकती है, हम्म, उसको खाने से परहेज किया जाए। जो चीज़ पौधे पे जो उगा है, अच्छा कुछ चीज़ ऐसी जैसे हींग कैसे बनती है बहुतों को नहीं पता है, हम्म, लेकिन वो तो सदियों से खाया जाता रहा है ना हमारे यहाँ, उससे कोई समस्या नहीं हुई। हम्म। तो ऐसा काफ़ी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जिसकी पूरी प्रोसेस आप नहीं जानते, फिर भी आप उसका एक सीमित रूप में घर में प्रयोग करते हो। तो हींग पौधे पे लगती है वैसा होता है? हींग का एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ओके। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मतलब उसका एक पौधा ही होता है, लेकिन हम्म, पोस्ट प्रोसेसिंग काफ़ी लंबा होता है अफगानिस्तान के एरिया में। जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी ज़्यादा उसकी होती है खेती हम्म, वगैरह। और हिंग का मैंने ऐसे ही उदाहरण लिया कि वो एक ऐसा है कि जिसको हम ए टू जेड उसका पूरा प्रोसेस नहीं जानते हैं कि ये ओके। कैसे बनता है। हाँ। तो ऐसे कई सारे हैं, लेकिन ये सदियों से हमारे यहाँ खाए जाते रहे हैं, हम्म, इनका उपयोग होते रहा है। ओके। लेकिन हींग तो चुटकी भर डाली जाती है ना, कोई हाँ। चम्मच भर के तो नहीं डालता है हींग। हम्म, तो ये सब के अनुपात भी हमें पता होने चाहिए। और कम से कम जो चीज़ हमें पता ही नहीं कि कैसे बन रही है, हम्म, उसको खाने से तो हम लोग बचे। बॉर्नविटा कैसे बनता है हमको नहीं पता, तो मत खाओ बॉर्नविटा। क्या वो जीत की तैयारी और क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं ये लोग। आई एम अ हम्म, कॉम्प्लान बॉय कॉम्प्लान गर्ल वाले इन लोगों को जो सचिन तेंदुलकर कहता है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, उसको अगर बोला हम्म, जाए कि तुम्हारे बेटे को रोजाना बूस्ट पिलाना ही है कंपलसरी, वो पिछड़ जाएगा। हम्म, तो मतलब इतनी हद तक तो कैसे आप गए गुजरे हो कि आप जो चीज़ को खुद प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसके हम्म, एडवर्टाइज कर रहे हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो पहले तो हमारा ये कहना है कि बाजार से फूड प्रोडक्ट खरीदने वाली मेंटालिटी से ही बचना चाहिए। ओके। घर में दूध पीना है बढ़िया पियो, उसमें आपको डालना है आप केसर डालो, आप काजू डालो, बादाम हम्म, डालो, सीजन के हिसाब से जो डालना है डालो, घी डालो, घी वाला हम्म, दूध बहुत श्रेष्ठ होता है। शहद डालो, बहुत कुछ होता है हमारे बनाने के लिए। ओके। अगर कोई ऐसी हेल्दी लाइफ कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ये सब नॉलेज मिलेगा कहाँ से? उसको किसी वैद के पास जाना चाहिए या कोई बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करना चाहिए? नहीं, अब देखिए बुक्स क्योंकि तो लोगों बहुत के सारी पास हैं। मेन तो यही है कि उनको नॉलेज नहीं है। बुक्स तो बहुत सारी हैं। हाँ। सब जगह पे थोड़ा बहुत आपको कॉन्ट्राडिक्शन भी मिलेगा, थोड़ा हम्म, बहुत मिलेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने हमने जो यात्रा की वो ये थी कि हमारे अंदर भूख थी ओके। कि हमें सेहतमंद जीवन जीना है और हम्म, हमें हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हम्म, तो आपके अंदर भूख का होना ज़रूरी है। हम्म, आप पूछते रहो लोगों से। हमें कई सारे लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि क्या खाने पीने की क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, कौन सी बीमारी में क्या किया जाए, तो हम तो ऐसे लोगों को कहते हैं। हम्म, और ये सब कुछ इसमें कोई पैसा वैसा की कोई बात होती नहीं है। हमें जो समझ में आता है वो बताते हैं लोगों को। हम्म, और इस तरह से कई सारे लोग हैं, यदि आप आंखें खोल के अपने आसपास देखना शुरू करें तो। अब क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं रहता है कि इस व्यक्ति को सुनो, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मर्यादा होती है। तो हम्म, हमने ऐसा नहीं किया कि हम इसी एक व्यक्ति को सुनेंगे। हमने अच्छा, आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारे जानकार मिले हम्म, और उनके पास बैठ के बहुत सारी बातें जानी। फिर भी हम कहते हैं कि उन सब की जानकारियों का तो एक वो एक सागर है, तो एक बूंद जितना भी हम लोग हम्म, इकट्ठा नहीं कर पाए हैं उनसे। तो जानकार लोगों के पास बैठना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, जितना हो सके हम्म, उतना अपने जीवन में उसका प्रयोग करना चाहिए। अपने ऊपर पहले प्रयोग कीजिए, फिर दूसरों को कहिए। हम्म, जैसे हमारे साथ ये था कि हमारा जब बेटा होने वाला था, जब पत्नी गर्भवती थी, तो हमने तय किया कि हमें कोई दवाई नहीं लेनी है। तब 9 महीने एक भी दवाई नहीं ली थी, ओके। कोई भी टैबलेट नहीं ली थी। हम्म, और ऐसा नहीं कि 9 महीने में तकलीफ नहीं हुई थी, हुई थी। हम्म,
कई सारी तकलीफ़ें हुई थी, लेकिन हमने खुद ही उसका समाधान निकाला। कभी ज़रूरत पड़ी तो किसी वैद्य को पूछ ले, लेकिन कभी-कभार 1 आध 2 बार शायद पूछना पड़ा, बाकी पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहले से हम लोग आहार-विहार का ध्यान रखते थे, तो सब कुछ अच्छे से हुआ। बेटा भी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ, वो भी अनवैक्सीनेटेड है, ओके। तो पूरे परिवार में कोरोना की वैक्सीन किसी ने नहीं ली। और हम तो कोई डिस्टेंसिंग कुछ नहीं करते थे, हम तो बढ़िया सबके साथ घुलते-मिलते थे। और ऐसा नहीं कि हम उस समय बीमार भी नहीं हुए, लेकिन हमने रसोई घर से ही अपने आप को ठीक कर लिया। बेसिकली आपको ये समझ आना चाहिए कि कब आप कफ, वात, पित्त, कफ में से किससे पीड़ित हो और उसका शमन करने के लिए आपको क्या करना है। हालाँकि ये इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ़ 3 चीज़ों को समझ लिया जाए, लेकिन राइट। क्योंकि जब भीतर जाएँगे तो ये इनके कॉम्बिनेशन भी होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो ये करते रहिए, जानकारों से पूछते रहिए। और जब भी अभी कुछ दिन पहले एक मित्र का फ़ोन आया कि उनकी बेटी को डेंगू है, तो फिर मैंने कुछ-कुछ बताया और बोला कि नहीं, लेकिन आप मेरी पूरी बात का आप पालन मत कीजिए, आप ये वाले वैद्य से जाकर मिलिए और वो आपको क्या बताते हैं वो मुझे बताइएगा। ठीक है। तो वैसे जो ज्ञानी लोग जो बताते हैं वो हमेशा हम सुनते रहते हैं, हम समझते रहते हैं, जिससे अपना ज्ञान वर्धन करते रहते हैं, हमारी समझ को विस्तृत करते रहते हैं। लेकिन ये एक श्रद्धा है और ये बड़ी मजबूत श्रद्धा है कि दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो रसोई घर से ठीक नहीं की जा सकती है, और दुनिया में शायद ही ऐसी कोई बीमारी है जो रसोई घर के बाहर से आती है। आती भी वहीं से है, ठीक भी वहीं से हो सकती है, यदि रसोई घर ठीक हो तो रसोई घर ठीक होने से सारी चीज़ें ठीक होती हैं। बीच में 2 साल पहले मेरे साथ भी एक घटना ऐसी हुई थी कि कुछ काम के सिलसिले में भोजन के समय लंबा, कई महीनों तक ऐसा था कि लंबा-लंबा समय घर से बाहर रहना पड़ता था, और जहाँ पे था वहाँ पर कोई खाने की ढंग की चीज़ मिलती नहीं थी, तो ऊटपटांग खाना खाना पड़ा था, जिस कारण से एक समस्या भी हुई थी। सन 2014 के बाद में मैंने कभी एलोपैथी की कोई गोली नहीं खाई थी। 2022 में एक ऑपरेशन करना पड़ा, खूब सारी गोलियाँ उस समय खानी भी पड़ी। फिर समझ में आया कि नहीं, छोटी सी गलती आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। उसके बाद में शरीर को ठीक करने के ऊपर फिर से काम किया और ठीक हो भी गया। और ठीक करने के लिए काम किया मतलब क्या होता है, आप बस पथ्य अपथ्य का भान रखो, अपने आप ठीक हो जाता है। आपको ठीक करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता, बस बिगाड़ने का काम बंद करो, ठीक अपने आप हो जाएगा। तो आँखों को लेकर ये सब कुछ काम हुआ, कुछ डिसीज़ेज़ को लेकर के ये सब कुछ काम हुआ, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसको लेकर के ये काम हुआ। तो धीरे-धीरे ये सब में समझ बनती जा रही है। और हम लोगों को बस यही बात बताते हैं कि आप इस तरह का जीवन जियो जिसमें क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये आपका विवेक हो, तो बीमारी से डरने की कोई बात नहीं है। और ये जर्मोफ़ोबिया तो आजकल का है पूरा, लुई पाश्चर वगैरह के समय का खड़ा किया हुआ। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की परंपरा जो है उससे हज़ारों साल पुरानी है, तो ये सब कोई डरने वाली बात नहीं, कोई एपिडेमिक कोई एक बार की चीज़ नहीं है। ये तो पूरा मीडिया का हाइप किया हुआ रहता है, एक साधारण सी बीमारी को बहुत बड़ा बना के पेश कर देना। बाकी हमारे यहाँ कई सारी बीमारियाँ आई, कई सारी बीमारियाँ गई, कई बार लोग ठीक हुए, कई बार काफ़ी सारा कुछ हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा लोग डरते नहीं हैं। डरता वही है जो अज्ञानी होता है। राइट। ज्ञान आपको डर से मुक्ति दिलाता है। तो थोड़ा बहुत देखना समझना चालू करना चाहिए सबको, स्वास्थ्य के बारे में, भोजन के बारे में और आहार विहार के बारे में। इन सब के ऊपर ध्यान दिया तो फिर मतलब ऐसे हमारे आसपास में कई सारे उदाहरण हैं कि जो 70-80 साल में, 75-78 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। और मैं कोई मिल्खा सिंह जैसे बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि जो नौकरी पेशे वाला भी है लेकिन फिर भी इतना सेहतमंद है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था अंधारे जी के साथ। अच्छा। तो उनकी अभी एज है 94 ईयर। ओहो। और अगर आप उनका फोटो मतलब आजकल देखेंगे तो 94 में जिंदा रहना बड़ी बात जिंदा होती रहना है। बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे नहीं है कि वो अभी 94 ईयर में होने के बाद भी अपने खुद के काम वो सारे खुद से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो और उनकी वाइफ दो ही रहते हैं घर पे। लेकिन वो 94 ईयर में अगर कोई देखेगा ना उनको तो वो बोलेगा ये 75 ईयर के हैं। और उन्होंने भी मेरे को सेम बात बोली थी कि हम कोई मेडिसिन या दवाई कुछ लेते ही नहीं है। मतलब मेरे दादाजी का शायद 1976 के आसपास में, 74-76 के आसपास में अहमदाबाद के एक बड़े से हॉस्पिटल में डेथ सर्टिफिकेट साइन हो चुका था और अर्थी की तैयारियां चालू हो गई थी। उसके बाद में नर्स ने बोला कि सर इनका, डॉक्टर को बोला कि इनका कार्डियोग्राम तो देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। फिर शॉक वॉक दिया, फिर उनको जिंदा किया, फिर वो ठीक भी हो गए, फिर अर्थी को वापस भिजवाया और डेथ सर्टिफिकेट निकाल के फाड़ वाड़ दिया। फिर 2-4 दिन 5 दिन रखा उनको अस्पताल में, ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गए। फिर बोले कि ठीक है आप घर ले जाओ, जो भी 2-4 दिन जिंदा रहेंगे कोई बात नहीं, घर देख के मरेंगे तो अच्छी बात है। और सिर्फ पतला सा दाल उबाल के ऊपर ऊपर से उसका पानी थोड़ा सा ले लीजिएगा और चावल को पूरा गला के उसमें मिला के थोड़ा दे दीजिए, लेकिन तड़का वड़का भी मत लगाइए, इतना सा भी तेल की बूंद नहीं आनी चाहिए,
गलती से भी घर की दहलीज लांग के बाहर नहीं जाना है, ये सब बता बता के उनको भेजा था। ये बात थी शायद 1974 की, ये 2024, है ना, 50 साल हो गए। ओके। तो वो अभी आराम से दिन का 3-4-5 किलोमीटर चलते ओके, फिरते अभी भी हैं। है वो? हाँ, हमारे घर ओके। पे ही हैं। 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलते फिरते हैं आराम से, अपना सब कुछ हम्म। काम तो खुद से करते ही हैं। अभी उनकी एज हो गई 88, अब 89 की हो, 89 ओके। चालू होगा उनको। और सब तरह से ठीक है। अभी आज से 6-8 महीने पहले मेरा बेटा अभी 4 साल का हुआ, तो हम्म। उसको गोदे में उठा के घूमते भी थे। हम्म। तो और एक भी दवाई नहीं खाते, एक हम्म। भी दवाई नहीं खाते हैं। ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, ना ये ना वो, हम्म। ना कुछ। और अभी 6-7 साल पहले हम लोग पावागढ़ करके यहाँ पे एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ 418 या 420 या 430 इतने स्टेप्स हैं। उतने स्टेप्स चढ़ के वो ऊपर मंदिर में दर्शन करने भी आए थे। आप 400 से ऊपर के स्टेप्स, मतलब ये समझ लीजिए 40 फ्लोर होते हैं अंदाजे से, है ना। तो 40 फ्लोर, और वो भी पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर हवा ऑलरेडी पतली है। हम्म। तो इतनी ऊंचाई पे 40 फ्लोर चढ़ना, ये कोई आम बात नहीं है ना। और वो कब किया उन्होंने? व्हेन ही वाज 80+, हम्म। 81-82 के आसपास की आयु में ये किया था उन्होंने। तो हम्म। आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यदि बस अपने भोजन के ऊपर, अपने आहार विहार के ऊपर ध्यान दो, तो सब कुछ संभव है। आई थिंक जिस टाइम उस डॉक्टर ने वो डेथ सर्टिफिकेट बनाया वो अभी नहीं होंगे। शायद नहीं है। हालांकि उसी नाम के कई डॉक्टर के वो हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, वो जो जानकारी देते हैं ना, सूचना कि इनका देहांत हो गया। अब ये वही वाला डॉक्टर है या कोई और है पता नहीं, लेकिन ये होता है ऐसा काफ़ी सारा। फिर उन्होंने यही किया कि बस अपनी सेहत पे ध्यान दिया। और ऐसा नहीं कि वो नहीं खाते, वो सब खाते हैं। जब हमें कहीं बाहर जाना होता है खाने पे, और घर पे सिर्फ उनके लिए खाना बनना होता है, तो वो भजिया ही खाते हैं। ओके। लेकिन हमारे घर पे तेल साफ उपयोग में आता है, हम्म। ताज़ा बनाया जाता है, ताज़ा खा लिया जाता हम्म। है ना। और कौन सी चीज़ जो वात बढ़ाने वाली चीज़ है, तो उसके मसाले में अजवाइन डलेगा ज़्यादा, उसके मसाले में हींग डलेगी। जो कफ बढ़ाने वाला है, उसमें या तो सरसों डलेगा, या उसमें इस तरह से काली मिर्च डलेगी। जो पित्त बढ़ाने वाला है, उसमें घी डलेगा। तो ओके। ये सारी चीज़ें आम जानकारी की है। हम्म। तो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर तो रसोई घर की महिलाएं हैं। हम्म। वो अगर ठीक हो तो कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पे अगर गड़बड़ हो तो सारी गड़बड़ें हो सकती है। हम्म। तो वैसे स्वास्थ्य को लेकर के बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हमारी हम्म। स्वास्थ्य परंपरा प्राचीन काल में क्या, प्राचीन थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, अभी भी काफ़ी सारी जगह पे है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य परंपरा हमारे यहाँ की विशुद्ध भारतीय रूप में कैसी रही, इसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन वो एक थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा। हाँ। कि उसमें थोड़ा कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी आएगा, थोड़ा अभी की परिस्थिति को लेकर के भी बात आएगी। तो उसको भी कभी समझना चाहिए। हम्म। तो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि अभी जो लोग हैं वो आयुर्वेदिक को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? एक तो ये है कि आयुर्वेद के नाम पर गोल गोल बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अधिकार से बात करने वाले बहुत कम वैद्य हैं, हम्म। और उनको डिफरेंशिएट करवाना मुश्किल है। हम्म। दूसरी बात ये है कि लाइफस्टाइल लोगों की ऐसी हो गई कि जिसमें भोजन को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मतलब आप जानबूझ के दौड़ भाग वाला जीवन बना दिया गया है, हम्म। जिसमें आपके पास समय नहीं है। और तीसरा एक दुष्प्रचार कि आयुर्वेद बहुत स्लो होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम्म। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कि आयुर्वेद स्लो होता है। हम्म। हमने तो कोरोना के टाइम पे जिनका ऑक्सीजन लेवल 40-45, 30-35 के आसपास पहुंच गया था, उनका भी 2-4-5 घंटे में 90 के आसपास पहुंचा दिया था। और बिना मुंह से एक भी दवाई दिए पहुंचा ओके। दिया था, सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट से। तो हम्म। ये तो सब एकदम एकदम ही गलत बातें हैं हम्म। कि आयुर्वेद स्लो होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिम्टम सप्रेशन आयुर्वेद में असंभव है। पेन किलर भी आप रसोई घर में से बना सकते हो, बन सकता है, लेकिन वो डिज़ायरेबल नहीं है। और ये बात भी गलत है कि आयुर्वेद की साइड इफेक्ट नहीं होती। साइड इफेक्ट सबकी होती है, अति ओके। सर्वत्र वर्जयेत। आप जो कुछ मेडिसिनल प्रिपरेशंस होता है आयुर्वेद के, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना एक्यूरेटली बताया गया है कि ये कितने मिलीग्राम इसमें डालना है, ये कितना डालना है। ये सब कुछ, मतलब ग्राम वाम की हमारी परिभाषा नहीं है। तो तोला है, रत्ती है, ये हमारे वजन के नाप होते हैं। तो इस तरह से सब कुछ लिखा जाता है, और इस तरह से औषधियाँ बनाई जाती है। थोड़ा भी आगे पीछे करने से उसके गुण बदलते हैं। तो उसको भी आप, ये नहीं है कि मन किया तो, लोगों में होता है कि चलो थोड़ा बुखार आ गया, क्या होता है, खा लो 3-4 सुदर्शन घनवटी। तो ये कोई नाश्ता नहीं है कि उसको जैसे करे आप खा लो और उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट पक्का होगा।
प्रत्येक औषधि का साइड इफेक्ट होगा। तो औषधि का उपयोग कम से कम करना पड़े, जीवन को सही किया जाए। जैसे कि हमने बात की स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आपके आज घुटने दर्द नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप घुटने पे ध्यान नहीं दोगे, आप डबल ध्यान दो ताकि कल दर्द ना करें। आज आपके दांत में दर्द नहीं हो रहा है तो आप दांत पे आज डबल ध्यान दो ताकि कल दर्द ना करें। आप आज को कैंसर नहीं है तो आप शरीर पे डबल ध्यान दो कि टॉक्सिन्स आपके शरीर में ना जाने पाए, कि आपको कल फिर कैंसर ना हो। तो बात यह है कि बीमार होने के बाद ठीक होना ये तो मूर्खता का काम है, बीमार ना होना ये भारतीय जीवन शैली है। तो ध्यान इसके ऊपर दिया जाए कि चलो अच्छा है आज मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे कल की तैयारी आज से करनी है कि मैं बीमार ना हूँ, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जीवन को थोड़ा धीमा करने की जरूरत है। टीवी पे कभी मुकेश अंबानी ने ये नहीं कहा कि बहुत पैसे कमा लिए अब तो बहुत हो गया। तो जब इतना कमाने के बाद में भी संतोष नहीं हो रहा है तो हमको आपको क्या होने वाला है। तो भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, जिसे बीमारियों में ना पड़े, ऐसी बीमारियों का तो कोई इलाज नहीं है ना, कि ये जो उससे आगे कैसे मैं बढ़ जाऊँ, इसके पास 2 गाड़ी मेरे पास 3 कैसे हो जाए, इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय दीजिए। ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चीज़ आपके आसपास में नहीं मिलती है, अच्छी चीज़ दूर से मिलती है तो दूर से जाकर लाइए, इसके पीछे समय दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि यदि घर में बच्चे हैं तो बच्चों को ले जाइए, दिखाइए कि देखो बैल के घानी में कैसे तेल निकलता है, उनको ये सब चीज़ें दिखाइए, ये सब चीज़ें सिखाइए। पहले ये कहा जाता था कि अरे इनके घर में फ्रिज नहीं है तो बेचारे गरीब आदमी है। हम लोग जब किसी के घर पे जाते हैं और वो कहते हैं कि ये नल खोल के इसमें से सीधा पानी ले लो सिंक में से, तो हम कहते हैं कि अरे बेचारे गरीब लोग हैं, इनके तो मटका अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास तो 20-25 हज़ार का फ्रिज ही है, 100 रुपए का मटका अफोर्ड नहीं कर पाते, ये लोग गरीब लोग हैं। तो ये परिभाषाओं को हमें देखना पड़ेगा कि आपके घर में पानी कैसा है, भोजन कैसा है, रसोई घर की शुद्धि कीजिए, आपको बीमारियां लगभग लगभग नहीं छू पाएगी। फिर भी बीमारियां छूती है तो आसपास में ढूंढिए किसी वैद्य को, जानकार वैद्य को। और जानकार वैद्य को मतलब कैसे समझा जाए, तो जो आपको पथ्य अपथ्य की सलाह दे और साथ में आपको औषधि की बात करें, जो केवल औषधि से आपको ठीक करने की बात करे, उन उनमें और डॉक्टर में कोई बड़ा फर्क नहीं रह जाएगा। और कोशिश ये भी कीजिए कि भ्रामक विज्ञापनों से बचें। रेकमेंडेड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट किसको रेकमेंड करेगा, डेंटिस्ट का क्या काम है, दांत की ट्रीटमेंट करके कमाना। तो जब लोगों के दांत ठीक रहेंगे तो डेंटिस्ट का काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो मतलब कोई इसको अन्यथा ना ले, लेकिन ये जो सिस्टम है कि मैं बीमार को ठीक करके पैसे कमाऊंगा, दिस सिस्टम इज फ्लॉड एट द फाउंडेशन। हम ये नहीं बात कर रहे कि डॉक्टर दुष्ट होते, बिल्कुल नहीं होते, ये नहीं कहता हूँ। डॉक्टर भी हम जैसे के परिवारों में से ही होते, सज्जन ही होते हैं, लेकिन व्यवस्था ही पाप है, सिस्टम ही ऐसा है, व्यवस्था ही पाप की जनक है। इस व्यवस्था में रहकर तो आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बुरा भी आपको करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था से दूर रहने की कोशिश करें। चिकित्सा का कमर्शलाइजेशन जहाँ कम हो वहाँ पे जाएं, जहाँ पे पथ्य अपथ्य के विवेक की बात कही जाती हो वहाँ पे जाएं, और वहाँ भी कम से कम जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रसोई को ठीक रखें और अपने शरीर के प्रति सजग रहे कि मेरे शरीर के भीतर क्या हो रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, तो आप अपने आप समझ लोगे कि मुझे क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, तो आप ठीक हो जाओगे उससे। तो आपको नहीं लगता है कि जो आयुर्वेदिक का जो प्रोसीजर है वो बहुत हार्ड है? वैसे थोड़ा हार्ड है भी, लेकिन यदि हमें इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो वो करना पड़ेगा। और वो एक आदत की बात होती है। जैसे कभी एक बार मेरा भी शरीर बहुत ख़राब हुआ था और मुझे एक वैद्य के पास जाना पड़ा था, और उन्होंने जैसे आपको कहा है वैसे मुझे भी खिचड़ी विचड़ी का कहा था, तो वो बनाने के लिए सुबह 1-1.5 घंटा लगाना पड़ता था। तो वो लगाते थे, लेकिन वो लगाने से शरीर के अंदर जो फुर्ती का संचार हुआ तो वो बड़ी गजब की थी। फिर लगा कि नहीं, फिर तो 6 महीने खत्म होने के बाद में भी लगा मुझे कि मैं खिचड़ी ही खाए जाऊँ। हालांकि परिवार में सबको लग रहा था कि नहीं नहीं अब तो खाना चालू करो सब तो कुछ। आपने कंटिन्यू 6 महीने खिचड़ी 6 महीने खाई मेरे थी। को 6 महीने खाना पड़ा हाँ, है। तो और बड़े आनंद से खाई थी, एक बड़ा मजा हफ्ते आ लेने रहा के था। बाद आज गए थे, ऐसा सोच रहा आज बोल दे कि आप कुछ भी खा सकते हो। नहीं, लेकिन वो अब ये है कि आप टेस्ट इवॉल्व कर सकते हो ना, तो आपको इवॉल्व करना पड़ता है। खैर मुझे तो पहले से ही पसंद थी, तो 6 महीने तक बड़ा अच्छे से बीता था। वो शरीर मतलब समझ में आता था कि जो अंदर गया वो बाहर निकल जा रहा है, कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है। मतलब स्टोर नहीं हो रहा है इन द सेंस कि कुछ भी कचरा पेट में रह नहीं रहा है, सीधा आपको ऊर्जा मिली और आप काम कर रहे हो दिन भर। बिल्कुल मतलब दिन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार थक गए हैं चलो सो जाते, बिल्कुल नहीं। और उसी के कारण नकारात्मक विचार भी नहीं, विचार भी सारे के सारे ऊर्जा से भरे हुए, शरीर भी ऊर्जा से भरा हुआ, तो ये सब कुछ था।
कुछ कुछ तो केसेस है, अभी तो लंबी बात हो जाएगी वो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोगों के तो थे जिन्होंने लगातार 50-60 दिनों तक उपवास किए सिर्फ पानी के ऊपर, या कभी थोड़ा सा उसमें मान लीजिए नींबू शरबत जैसा कुछ ले लिया। तो उनका कहना था कि मेरे शरीर के भीतर भीतर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इतने दिनों तक कुछ ना खाते हुए भी उनको टॉयलेट जाना पड़ रहा था। ये दिखाता है कि आपके शरीर में कितना पुराना कचरा जमा पड़ा है। और ये सब लेके हम घूमते हैं और हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ठीक रहना चाहते हैं। तो पहले अपने पेट को ठीक कीजिए, पेट ठीक होगा तो पूरा शरीर ठीक होगा। तो इसलिए भोजन के ऊपर जोर देना सबसे जरूरी है, दवाई तो बहुत बाद में आती है। तो ठीक है आशुतोष जी, चलिए, ये हमारा धन्यवाद। एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट हुआ है आज, कि सबसे पहले ऐसे इसलिए बोलते हैं ना कि सब पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल कि अगर आपका काया, अगर आपका शरीर सही है तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल तो सही। वो ये पॉडकास्ट जितने भी जने देखेंगे वो एटलीस्ट एक बार ट्राई तो जरूर करेंगे, बिल्कुल। और ये किसी न किसी की लाइफ जरूर चेंज करने वाला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।